जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर नंबर 31 में। और आज दोस्तों हम यूपीसी सिविल सर्विस आईएएस एग्जाम 2027 के लिए 31 लेक्चर लेकर आए हैं। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री का मतलब पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री कवर करेंगे, उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री और उसके बाद जो है हम आर्ट एंड कल्चर पे जाएंगे। तो आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री की, ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास। और दोस्तों जब मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो हिस्ट्री सिर्फ पढ़ाता नहीं हूँ कि टॉपिक ख़त्म हो गया तो हिस्ट्री ख़त्म हो गई, नहीं। जहाँ से यूपीएससी पूछ रहा है, जिस टॉपिक से यूपीएससी पूछ रहा है, यूपीएससी जितनी डेप्थ तक जा रहा है उतनी डेप्थ तक मैं भी जाता हूँ। क्योंकि हमारा कोई कोचिंग का धंधा है नहीं कि 50 बैच लॉन्च करने हैं। एक ही बार पढ़ाता हूँ, अच्छा पढ़ाता हूँ, क्वालिटी पढ़ाता हूँ, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, इतनी बात तय मान के चलो। दोस्तों मैं किस सोर्स से पढ़ा रहा हूँ, चूँकि आज मैं हिस्ट्री, जैसे मैंने ज्योग्राफी जब पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था, मैंने लेक्चर में आपको बताया था कि ज्योग्राफी मैंने 2 सोर्स प्रेफर किए थे। एक तो ये बुक थी माजिद हुसैन वाली, ठीक है, और इसके लिंक जो है ज्योग्राफी के लेक्चर के नीचे लगे होंगे इस बुक के। और दूसरा मैंने जो ज्योग्राफी के लिए बुक प्रेफर किया था वो दोस्तों ये हिस्ट्री थी, जो ओसवाल बुक्स हमारे हर कमेंट के नीचे लगी रहती है, ओसवाल बुक्स बाय करने का लिंक। और ये हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हो ओसवाल बुक्स को, डिस्काउंट कूपन कोड भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने 2 सोर्स प्रेफर किए थे ज्योग्राफी के लिए। अब दोस्तों जब मैं हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो हिस्ट्री का सोर्स मेरा क्या है तो वो भी आप देख लीजिए, जानना आपको बहुत ज़रूरी है। दोस्तों पहला मेरा हिस्ट्री का सोर्स है, ये पूनम दलाल दैया की एक बुक आती है, ठीक है। इसको भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन या कमेंट में लिंक पिन कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक बुक ये, दूसरा मेरा रिसोर्स है हिस्ट्री के लिए, आपको दिखा देता हूँ। ये दोस्तों नितिन सिंघानिया की बुक आती है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। तो ये 2 रिसोर्स मेरे जो है, ये जो आने वाले लेक्चर होंगे इनमें जो है ये मेरा स्टैंडर्ड रहेगा, ठीक है। और बाकी मेरा मैं कहीं और से भी कुछ ले लेता हूँ तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज जो है हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। और हिस्ट्री दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करें उससे तो पहले आपको ये जानना चाहिए कि आखिर ये हिस्ट्री होती क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि हाउ इज़ द जोश, ठीक है। और दोस्तों ये पीपीटी वगैरह जो भी आपको चाहिए हो ये हमारे टेलीग्राम पे मिल जाती है, ठीक है। तो टेलीग्राम में बहुत से लेक्चर में भूल जाता हूँ बताने, ठीक है, क्योंकि मेरा काम पढ़ाना होता है तो मैं भूल जाता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप हिस्ट्री को जो है पीपीटी को जो है इसको वीडियो की डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो ये दोस्तों टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। तो दोस्तों हाउ इज़ द जोश मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। और सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि आखिर इतिहास होता है क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि इतिहास जो है मुर्दों का होता है, ठीक है, यानी कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री जो है अगर हम आपसे पूछें तो हिस्ट्री क्या है। देखो दोस्तों हिस्ट्री जो है वो पास्ट की इंक्वायरी करती है, पास्ट का मतलब इतिहास, ठीक है। और इतिहास दोस्तों एक बार मैं आपको और भी बता दूं कि जब आप इतिहास पढ़ने जा रहे हो तो दोस्तों पढ़ाया आपको वही जाएगा जो मैं पढ़ाना चाहता हूं। इतिहास दोस्तों कभी आखिरी बार नहीं लिखा जाता है, पहले आप ये समझ लीजिए। इतिहास को जितनी बार लिखोगे उतनी बार जो इतिहास चेंज होता है। यानी कि इतिहास में क्या एक्चुअल चीज़ थी आप ज़रा सोचिए ना। जैसे मान लीजिए कोई घटना घटी, ये मैं आपको शुरुआत में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग पागलों की तरीके से पढ़ते हैं। जैसे मान लो रामचंद्र गुहा को पढ़ रहा है, बिपिन चंद्रा को पढ़ रहा है, या किसी की भी बुक पढ़ रहा है, ठीक है। तो बहुत पागलों की तरीके से पढ़ते हैं कि ये बुक एकदम 100% ऑथेंटिकेट है, ये बुक जो है एकदम प्योर है, एनसीईआरटी बहुत प्योर है। जैसे भी बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तो वो एनसीईआरटी में बहुत सारे चेंज कर रही है फैक्ट में, ठीक है, ताकि उसे जो है अपना अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को परोसना है तो उस हिसाब से चेंज कर रही है कि इस हिसाब से परोसो, ठीक है। अकबर को ज़्यादा उग्र दिखाओ। और वैसे जो जितने भी मतलब देखो मैं आपको सिंपल बताना चाहता हूँ, जिस भी राजनीतिक पार्टी, जिस भी कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जो बुक लिख रहा है पहले तो आप ये समझ लो बायस होकर लिख रहा है, या मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो बायस होकर पढ़ा रहा हूँ। आप ये समझ के रखो दिमाग में, खोपड़ी में बैठा लो, अंधभक्ति नहीं करनी है। ये बातें तुम्हें कोई नहीं बताएगा, हम तुम्हें बता रहे हैं, ठीक है। तो जब आप इसीलिए कहा जाता है एक बुक इतिहास की मत पढ़िए, इसलिए जो अच्छा इतिहासकार होता है। और चूँकि आज मैं हिस्टोरियन के रोल में आया हूँ, ठीक है, इससे पहले मैं ज्योग्राफर था, भूगोलवेत्ता था, ठीक है। जब मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा था तो ज्योग्राफी के रोल में था। आज दोस्तों मैं एक्टिंग करूँगा किसकी, हिस्ट्री की। आपसे एक्टिंग हिस्ट्री की स्टार्ट होगी और आज से मैं इतिहासकार बन जाऊँगा। और तो इतिहास दोस्तों मैं आपको बता दूँ आखिरी बार कभी नहीं लिखा जाता है। इतिहास को पढ़ते समय आपको बहुत सावधानी से रहना चाहिए कि जब आप डिफरेंट सोर्स को पढ़ोगे, जैसे मान लो आपने जो है एक बुक मॉडर्न हिस्ट्री की मान लो बिपिन चंद्रा की ली, एक बुक आपने रामचंद्र गुहा जी की ली, एक बुक आपने शशि थरूर की ली, ठीक है। इस प्रकार से जब आप अलग अलग बुक्स को पढ़ते हो तब आपकी एक अंडरस्टैंडिंग, एक नॉलेज बेस, इसी प्रकार से जैसे मान लो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप उपेंद्र सिंह, फिर आप जो है ये कौन सी बुक थी पूनम दलाल की बुक, ठीक है। इसी प्रकार से आपने नितिन सिंघानिया, ऐसे जो करके और भी बुकें जो होती हैं, ए एल बासम की बुक, ठीक है।
ऐसे करते करते दोस्तों बहुत सारी बुक होती हैं, या इग्नू का मटेरियल वहाँ का जो है, जो ऑफिशियल सोर्स होता है यूनिवर्सिटी का। तो हमेशा याद रखिएगा कि आप जब रेफरेंस सोर्स से पढ़ते हो तब आप एक अच्छे हिस्टोरियन बनते हो। हालांकि आप चूँकि सिविल सर्विस IAS एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो आपको ये सब जानना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप 50 बुक को ना पढ़ें, आप एक ही बुक पढ़ें, क्योंकि आप हिस्टोरियन नहीं बनने जा रहे हो, ठीक है। लेकिन मैंने हिस्ट्री पढ़ाने से पहले ये बात बता दी कि भविष्य में अगर तुम हिस्टोरियन बनने जा रहे हो तो ये बात मेरी विशेष ध्यान रखिएगा। इतिहास कभी एक बार नहीं लिखा जाता है, बार बार लिखा जाता है। आप NCERT पढ़ोगे वो समझ लो कि सरकार जो परोसना चाह रही है वही NCERT में लिखा हुआ है, ठीक है। NCERT को सत्य नहीं है। इतिहास दोस्तों वैरी भी करता है। जैसे मान लो घटना कोई घटी, मैंने घटना को देखा, मैंने उसमें तो मिर्च मसाला डाल करके दूसरे को कुछ बताया, फिर दूसरे ने तीसरे को कुछ बताया, फिर लिखने वाले ने कुछ लिखना चाहा, उसने लिखा कुछ, पता चला उस समय भाषा का मतलब कुछ होता था, आज भाषा का मतलब कुछ है, लैंग्वेज का मतलब। तो इतिहास आपको क्या समझते हो, बहुत आसान काम है, ये बड़ा मुश्किल काम है, समझ रहे हो। उस समय पता चला किसी वर्ड को क्या बोला जाता हो और हमने उसको कुछ और समझ लिया। तो ये बड़ा विचित्र काम है इतिहास को समझना। तो आप समझ गए कि इतिहास दोस्तों क्या है, बताओ इतिहास क्या है। इतिहास दोस्तों जो है, सबसे पहले तो ये एक डेड विषय है। डेड क्यों है? डेड इसलिए है क्योंकि इसमें जो है मुर्दों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और इतिहास हमेशा याद रखिएगा कि दो ही पर्सपेक्टिव से लिखा जाता है। पहला, राजा कब बना, राजा कब जो है ख़त्म हुआ, राज्य कब बना, राज्य कब ख़त्म हुआ। इसको कभी भी जो है याद रखिएगा, इतिहास में कभी भी जिक्र आपको प्रजा का नहीं मिलेगा ज़्यादा, या प्रजा के बारे में ज़्यादा जो है नहीं मिलेगा कि लल्लू की दुकान पे पल्लू क्या कर रहे थे, ठीक है, कि सावित्री देवी जो है क्या कर रही थी, ये सब कुछ नहीं मिलेगा। तो हमेशा मिलेगा एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, ख़त्म कहानी, ठीक है। तो ये बातें जो है आपको इतिहास में देखने को मिलेंगी। इसलिए हिस्ट्री जो है उसमें सारी बातें इसी के बारे में लिखी जाती हैं, ठीक है। इतिहास में आपको कभी भी नहीं मिलेगा कि राम प्यारे क्या कर रहे थे, श्याम दुलारे क्या कर रहे थे, ये सब कुछ नहीं मिलेगा, नेवर। इतिहास हमेशा राजाओं का लिखा जाता है। इसलिए बी द किंग विद अवर सेल्व्स, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए। इतिहास दोस्तों राजाओं को पसंद आता है। एक बार और भी मैं आपको बता दूं कि इतिहास जो है ये राजाओं का विषय है, ये राजा लोग पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको वो सीखने को जो मिलता है जो राजाओं ने गलती की, जिसके कारण उसका राज ढह गया या उसका स्टेट ढह गया, जिसके कारण जो है पूरा त्राहिमाम राज्य में बच गया। तो इतिहास से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और जिसने इतिहास को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो उसे सब पता है कि बेईमानी कहाँ करनी है, ईमानदारी कहाँ करनी है, कहाँ पे मारना है, कहाँ पे कूटना है, कहाँ पे पूरा साम्राज्य बिखेर देना है, कहाँ पे आक्रमण कर देना है, उसे सब पता रहता है। तो इतिहास राजाओं का विषय है, ये राजाओं के लिए बनाया गया है, आम आदमी को लिए नहीं है। तो हिस्ट्री मैंने क्या बताया, हिस्ट्री जो है ये मुर्दों का विषय है, एक तो डेड विषय है। फिर दोस्तों बात करें तो हिस्ट्री जो है ये एक लिविंग विषय भी है, एक जीवंत विषय है। आप कहोगे सर आप बहुत बड़े पलटू राम हो, ठीक है बेटा, पलटू राम मैं नहीं हूँ। दरअसल तुम जो है लेफ्ट और राइट देखते हो, मैं बहुत गुजरा हुआ व्यक्ति हूँ, ठीक है। मैं लेफ्ट और राइट करके सब अंदर से गुजरता जा करूँगा, ठीक है। एक होता है ना शॉर्टकट वाला, तो वही मैं हूँ। तो इतिहास दोस्तों लिविंग विषय है। लिविंग कैसे है? लिविंग विषय दोस्तों ऐसे है कि यहाँ पे जो है जो भी घटनाएं आज घट रही हैं, आज दुनिया में जो भी आप देख रहे हो वो दोस्तों पहले हो चुका है। कैसे? मोदी जी यार प्रधानमंत्री बने, आपको क्या लगता है पहली बार प्रधानमंत्री बने? पहले भी बन चुके हैं, 2014 में बने, ठीक है, और 2019 में बने, 2025 में बने, 2024 में बने। तो कोई भी घटना अगर मान लो आज एपिस्टीन फाइल ट्रम्प की खुल रही है, तो एपिस्टीन फाइल की आज की बात है, तो बहुत पुरानी बात है, जेफरी एस्टीन, ठीक है। तो हमेशा जो भी आज होता है, ठीक है, जैसे मान लो ये पार्टनर है, ये पार्टनर ख़त्म हो गया, तो ख़त्म कैसे हुआ होगा? कभी तो आया होगा ना, यानी कि इतिहास से इसका ताल्लुक है। ये कुछ भी दोस्तों हो रहा है आज, उसका ज़रूर ताल्लुक पास्ट से होता है, यानी कि आज जो भी होगा उसका ताल्लुक सीधा किससे होगा? पास्ट से होगा। यानी कि इतिहास जो है एक लिविंग विषय है जिसको आप जी सकते हो, ठीक है, और ये कभी मरता नहीं है। ये हमेशा जो है नए नए रूप बदलता रहता है, लेकिन ये हमेशा ज़िंदा रहता है, ठीक है। जैसे आज डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो कल को जो है हिरोशिमा और नागासाकी पे जिस अमेरिका के राष्ट्रपति ने बम गिराया था, तो वो उस समय उतना ही बदतमीज हुआ करता था जितना डोनाल्ड ट्रंप है, बस शक्ल ही तो बदल ली है, समझ रहे हो। आतंकवादी नहीं मरते हैं, आतंकवादियों का स्वरूप बदलता रहता है। तो हिस्ट्री से अगर आपको पता चलेगा तो हिस्ट्री से आपको थीम पता चलेगी, ठीक है। तो हिस्ट्री एक लिविंग विषय है।
तो मैंने मुर्दों का विषय बताया, जीवंत विषय भी बताया। फिर दोस्तों एक और बात है, क्या कि हिस्ट्री रिलेटेबल विषय है। रिलेटेबल कैसा विषय है? मतलब ये है, हिस्ट्री इज अ डायलॉग बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट। यानी कि हिस्ट्री जो है वो प्रेजेंट और पास्ट के बीच में एक डायलॉग करती है, समझ रहे हो, बातचीत करती है, और ऐसे ही करते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है, तो हिस्ट्री एक डायलॉग भी है प्रेजेंट और पास्ट के बीच में, समझ रहे हो, ये चीज़ है। तो हिस्ट्री आपने समझ लिया, मुर्दों का विषय है, जीवंता भी विषय है, एक दूसरे से हम पास्ट से बहुत सारी चीज़ सीख करके जो है रिलेट भी कर सकते हैं, और ये एक डायलॉग है प्रेजेंट और पास्ट के बीच में, हिस्ट्री, इतिहास। ठीक है, कि आज क्या है और पहले क्या था, इसी को हम जो है जब बातचीत करते हैं, देखते हैं, रिलेट करके कंपैरिजन करते हैं, तो उसको हम डायलॉग कर देते हैं। तो आप समझ गए हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है। ठीक है, दूसरी चीज़ दोस्तों, मैं इतिहास के बारे में एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा टाइम टेबल का ज्ञान होना चाहिए। जब भी हम इतिहास में कोई भी स्केल यूज करते हैं तो दोस्तों स्केल होती है हमारी जीरो की। जीरो के इधर वाले जितने भी ईयर हैं उनको प्लस में रखा जाता है, या कह लीजिए एडी में रखा जाता है। ठीक है, और या कह लीजिए सीई में रखा जाता है। ये तीनों नाम का तीनों नाम का जो मतलब है वो दोस्तों एक ही है। ठीक है, जीरो के आगे आने वाले जितने भी ईयर्स होते हैं उनको हम कैसे रखते हैं, एडी या पॉजिटिव ईयर्स, या फिर जो है सीई। दोस्तों एडी जो ये जीरो है, जीरो के पिछले जो ईयर थे उनको हम क्या कहते हैं, उनको दोस्तों हम कहते हैं बीसी, निगेटिव, या कह लीजिए बीसीई। अब आखिर ये होता क्या है सर, ये बेसिक बातें हैं जो आपको पहले पढ़ने से पहले क्लियर होनी चाहिए। अदरवाइज तुम्हारी खोपड़ी में कहीं देखते हैं उनको यही नहीं पता होता, उनसे कह दो कि भैया जरा कैलकुलेट करो ईयर, तो कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे, 10 घंटा कर पढ़ रहे हैं, IAS की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं तो बेकार हो। जीरो को किस पैमाना माना गया? जीरो में दोस्तों जेसस क्रिस्ट का जन्म हुआ था, तो अंग्रेजों ने चूँकि वहाँ पे जेसस क्रिस्ट वगैरह मनाया जाता है, तो उन्होंने उनको जो है पैमाना मान लिया कि जीरो से जहाँ से जेसस क्रिस्ट जन्मे हैं वहीं से जो है दुनिया स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, आज करते हुए कितने ईयर्स हो गए? तो आज दोस्तों ईयर्स हो गए हैं, आज हम 2026 में बैठे हुए हैं, यानी कि 2026 साल हो गए हैं। यानी कितने ईयर हो गए हैं? 2026 ईयर हो चुके हैं जब से जेसस क्रिस्ट बॉर्न हुए हैं, समझ गए। तो ये मतलब है कि जीरो से लेकर आज 2026 क्या चल रहा है, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, पॉजिटिव का मतलब जीरो से प्लस, और सीई का मतलब क्या होता है? देखो जेसस क्रिस्ट वाला जीरो जो है, कई लोग समझते हैं कि ये सेकुलर नहीं है। ठीक है, ये अभी इसमें भी आ जाता है सेकुलर, तो ये तो एक धर्म से रिलेटेड है, इसलिए क्या किया लोगों ने, सीई नाम रख दिया। सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। ठीक है, अच्छा जीरो से जो पहले हैं, जैसे मान लो अशोक था, तो अशोक मान लो 300 BC में आया था। इसका मतलब समझ रहे हो, आज से कितने साल पहले आया था? 2026 तो ये हो गया। ठीक है, 300 साल ये जोड़ लो, तो अशोक पता कितने साल पहले आया था? अशोक आया था भैया 2326 ईयर पहले। जोड़ा जाएगा प्रभु, यही तो बेसिक पता नहीं होता तुम लोगों को। तो जीरो से पहले अशोक आया था 300 BC में। अरे हमें भी पता है यार, जो तुम बता रहे हो 262 BC, हमें भी पता है। ठीक है, ज़्यादा शांति से पढ़ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, ज़्यादा ज्ञान न मत देना। ठीक है, कमेंट में। तो 300 BC तरफ जो है अशोक आया था, ये भी तुम्हें पता है। ठीक है, 2026 AD भी चल रही है, तो कितने साल हो गए अशोक को आए हुए? अशोक को आए हुए लगभग मान लीजिए तो 2326 ईयर हो गए, जोड़ा जाता है। बात समझे भाई? तो अशोक को हम क्या कहेंगे, 300 AD कहेंगे कि 300 CE कहेंगे कि 300 प्लस कहेंगे? अशोक को हम कहेंगे 300 BC। BC का मतलब बिफोर ऑफ क्रिस्ट, माइनस का मतलब जीरो से पहले, BCE का मतलब बिफोर कॉमन एरा। तो 300 BCE भी कह सकते हैं, 300 BC भी कह सकते हैं, और 300 मतलब निगेटिव के टर्म्स में मान लीजिए, वो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, वो पॉजिटिव निगेटिव ऐसे मैंने बता दिया। ठीक है, तो आप समझ गए कि टाइम फ्रेम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब आ जाओ बेटा इतिहास पे। दोस्तों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, कहाँ पे चले गए चाचा? हम दोस्तों स्टार्ट करने जा रहे हैं प्री हिस्ट्री। अब सबसे पहले आप हिस्ट्री को देख लीजिए। हिस्ट्री को दोस्तों 3 पार्ट में तोड़ा जाता है। हिस्ट्री के कितने पार्ट होते हैं? हिस्ट्री के दोस्तों 3 पार्ट होते हैं। देखो तुम्हें यूपीएससी के लिए कितना पढ़ना है पहले तो वो समझ लो। यूपीएससी के लिए जो तुम्हें पढ़ना है हम तुम्हें बता देते हैं। सबसे पहले तो तुम्हें पढ़ना है एंसेंट हिस्ट्री, फिर तुम्हें पढ़ना है मेडिवल हिस्ट्री, फिर तुम्हें पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री, फिर तुम्हें पढ़ना है, ये हिस्ट्री को ई का हमने लिख दिया,
ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो ये आपको 6 सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री के अंदर, 6 टॉपिक हैं, 6 टॉपिक नहीं, सिर्फ 6 सब्जेक्ट हैं जो आपको हिस्ट्री के अंदर पढ़ने हैं, तब आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन कंप्लीट होगी। एंशिएंट हिस्ट्री जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिर मेडिवल हिस्ट्री, और फिर जो है मॉडर्न हिस्ट्री, और फिर जो है आपको वर्ल्ड हिस्ट्री, और फिर आपको जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो ये 5 सब टाइप्स हैं जो आपको हिस्ट्री के पढ़ने होते हैं, यानी कि 5 सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री के अंदर आते हैं यूपीएससी के लिए। फिर आपको क्या पढ़ना पड़ता है? फिर दोस्तों आपको पढ़ना पड़ता है, पता क्या, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तक का क्या पढ़ना पड़ता है? आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तक का जो है, मॉडर्न तक का आर्ट एंड कल्चर पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बतानी चाहिए। यानी कि टोटल सब्जेक्ट कितने हो गए हिस्ट्री में बेटा? 6 सब्जेक्ट हो गए। तो ये दोस्तों टोटल आपकी पढ़ाई है, जो सिलेबस आपका यही है। ठीक है, हिस्ट्री का यूपीएससी के लिए काफ़ी लंबा सिलेबस है, अंडरस्टैंडेबल सिलेबस है, समझने वाला सिलेबस है, रट्टा मिला कर बाहर नहीं भाग सकते हो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस है, ये बात को विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये तो बेसिक बात आपको लगभग क्लियर पता चली गई। अब थोड़ा सा बात एक और कर लेते हैं। क्या सर? थोड़ा सा ये समझिए कि बेटा हिस्ट्री तो तुम पढ़ने जा रहे हो, एंशिएंट ये सारी चीज़ें देख ली। हिस्ट्री को दोस्तों मैं आपको बताऊँ तो 3 पार्ट में बांटा गया है। अब पढ़ाई की बात हो रही है, ठीक है, अब सिलेबस हो चुका है, अब पढ़ाई की बात। तो हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है, उसको भी समझ लो। सबसे पहले हम कहते हैं प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का मतलब प्रीलिम्स की परीक्षा तुम्हारी। मेडिवल हिस्ट्री का मतलब नहीं, प्री हिस्ट्री के बाद आता है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री का मतलब सर बता रहे बेटा, तसला बांधो। ठीक है, तो प्रोटो हिस्ट्री हो गई। प्रोटो हिस्ट्री के बाद क्या आती है? प्रोटो हिस्ट्री के बाद आती है तुम्हारी हिस्ट्री। अच्छा सर, ऐसी बात होती है? यस सर, ऐसी बात होती है। अच्छा सर, इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बेटा देख लो। प्री हिस्ट्री का दोस्तों मतलब होता है, सिंपल सा वैसे समझ लो, मिटा दें इसको, पहले मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में कुल के गुलो गुलजार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं बात कर रहा था ब्रश की, नहीं ब्रश नहीं। देखो प्री हिस्ट्री क्या होती है? प्री हिस्ट्री दोस्तों वो है, ठीक है, प्री हिस्ट्री क्या है? प्री हिस्ट्री के बारे में हमारे पास कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है, मतलब लिखा हुआ कुछ भी हमारे पास है ही नहीं, तो उसको हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। बस हथियार हमें वेपन वगैरह मिले हुए हैं, ठीक है, पत्थर के औजार, तो उसी से हमने प्री हिस्ट्री के बारे में अंदाज़ा लगाया। यानी कि प्री हिस्ट्री में क्या है? रिटर्न वाला कुछ भी नहीं है। अच्छा दोस्तों, हिस्ट्री का पिता किसे कहते हैं? हिस्ट्री का पिता, फादर, तो दोस्तों हेरोडोटस को जो है हिस्ट्री का फादर कहते हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, हेरोडोटस इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, ग्रीक का था, बताएंगे उसके बारे में जब मैं पढ़ाऊँगा, अभी बताऊँगा इसके बारे में। तो हिस्ट्री के पिता तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, अच्छा प्री हिस्ट्री में क्या होता है? तो प्री हिस्ट्री में मैंने क्या बताया, इसमें कोई रिटर्न रिकॉर्ड है ही नहीं। प्री हिस्ट्री के बारे में रिटर्न रिकॉर्ड है ही नहीं। प्रोटो हिस्ट्री क्या है? प्रोटो हिस्ट्री दोस्तों वो है, क्या है सर? प्रोटो हिस्ट्री बेटा ऐसी है कि इसके बारे में हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड तो है, लेकिन उसको आज तक डिसिफियर नहीं किया जा सका, यानी कि पढ़ा ही नहीं जा सका है। मतलब लिखा हुआ तो हमारे पास है, लेकिन उसके बारे में आज तक कोई पढ़ा ही नहीं पाया उस लैंग्वेज को। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री सर कौन सा पीरियड होता है प्रोटो हिस्ट्री में? इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है ना, वो बेटा प्रोटो हिस्ट्री में ही आती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन किस में आती है? प्रोटो हिस्ट्री में। और इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले क्या था? प्री हिस्ट्री। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद क्या आएगा? हिस्ट्री। तो हिस्ट्री दोस्तों कब से स्टार्ट होती है? जहाँ से हमारे पास रिटर्न में लिटरेरी रिकॉर्ड होते हैं और उनको पढ़ा भी जा सकता है, तो उसको हम कहते हैं हिस्ट्री। क्लियर हो गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोटो हिस्ट्री। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमने पढ़ नहीं पाया, लिटरेरी रिकॉर्ड तो मिले हुए हैं लेकिन हमने पढ़ नहीं पाया, तो प्रोटो हिस्ट्री हो गई में इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले के जितना भी हिस्ट्री था वो प्री हिस्ट्री था, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो हमारा हिस्ट्री आया वो रिटर्न रिकॉर्ड में था, उसको हमने पढ़ भी लिया है, तो उसको हम हिस्ट्री कहते हैं, इतिहास कहते हैं। तो ये आपको बेसिक बात ज़रूर पता होनी चाहिए। अच्छा सर, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो आज बेटा जो आप पढ़ने जा रहे हो वो प्री हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, प्री हिस्ट्री, इसको प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, हिंदी में शायद। और तो प्री हिस्ट्री में हम सर क्या पढ़ेंगे? तो प्री हिस्ट्री में आप पढ़ने वाले हो, प्री हिस्ट्री में बेटा तुम पता क्या पढ़ने वाले हो? पहले तो तुम पढ़ोगे पैलियोलिथिक एज।
पैलियोलिथिक एज। तो प्री हिस्ट्री में आप क्या पढ़ोगे, पहले पढ़ोगे पैलियोलिथिक एज, फिर क्या पढ़ोगे, फिर पढ़ोगे तुम मीजोलिथिक एज। क्या पढ़ोगे, मीजोलिथिक एज। मीजोलिथिक एज के बाद क्या पढ़ोगे, नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज के बाद क्या पढ़ोगे, चाकोलिथिक एज। अब आखिर ये हैं क्या, पहले सर थोड़ा सा हमें फ़र्क बताओ। चाकोलिथिक एज, अब ये सर हैं क्या, हमें ज़रा ये बताओ। देखो जो पैलियोलिथिक एज है, पैलियो का मतलब होता है स्टोन, और नहीं लिथिक का मतलब होता है स्टोन। अब पैलियो जो है, पैलियोलिथिक मतलब स्टोन एज। तो पैलियोलिथिक एज जो है वो पूरी पत्थरों की एज है, मतलब उसमें जो हथियार बनना है, नुकीले वाले या जो भी बनना है, सब पत्थरों के बनना है। तो पैलियोलिथिक एज क्या है। अच्छा, पैलियोलिथिक एज में हो क्या रहा है, तो पैलियोलिथिक एज को भी 3 पार्ट में हमने बांट रखा है, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज। तो दोस्तों जो पैलियोलिथिक एज होती है उसको हम कहते हैं पूरा पाषाण काल। ठीक है, पैलियोलिथिक एज में क्या था कि धरती का क्लाइमेट जो है एकदम गर्म था, और धीरे धीरे धरती का क्लाइमेट ठंडा होता है चला गया। जब गर्म क्लाइमेट होगा तो क्या कोई जानवर वगैरह धरती पे मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो जानवर वगैरह तभी आएंगे जब धरती का क्लाइमेट थोड़ा सा जो है वो शांत होगा, थोड़ा सा ठंडा होगा। तो पैलियोलिथिक एज में हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट एकदम बहुत भयंकर था, और क्लाइमेट फिर धीरे धीरे फिर जो है मतलब अगर बात किया जाए तो क्लाइमेट फिर नॉर्मल होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो पैलियोलिथिक एज में ऐसा था, और ये जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है पैलियोलिथिक एज में। ठीक है, क्लाइमेट जो है रहने योग्य बन रहा है पैलियोलिथिक एज में, पूरा पाषाण काल में। फिर दोस्तों आता है मीजोलिथिक एज। अब मीजोलिथिक एज का मतलब होता है मध्य पाषाण काल। इसमें क्या हुआ, इसमें दोस्तों एक अजीब बात हुई कि इंसान ने डोमेस्टिकेशन एनिमल का चालू कर दिया। यानी कि एनिमल को जो है, इसको मध्य पाषाण काल कहते हैं, मीजोलिथिक एज को। इसमें इंसान ने जो है डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया, यानी कि पालना पशुओं को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जब पालना पशुओं को स्टार्ट कर दिया, पत्थर के जो उसके हथियार थे वो थोड़े अच्छे क्वालिटी में हो गए मीजोलिथिक एज में। ठीक है, तो मीजोलिथिक एज आप समझे, मध्य पाषाण काल। अभी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, अभी तो ऐसे ओवरव्यू ले रहे हैं। नियोलिथिक एज क्या होती है, तो नियोलिथिक एज का मतलब नव पाषाण काल। इसमें क्या हुआ, इसमें इंसान ने खेती करना स्टार्ट कर दिया। ये सबसे बड़ी बात थी कि खेती करना स्टार्ट इंसान नियोलिथिक एज में कर रहा है। चाकोलिथिक एज में क्या था, तो चाकोलिथिक एज में बेटा ऐसा था कि ये जो है यही हमारा जो है होने वाला है। ठीक है, ये जो एजेंडा मैं बता रहा हूँ ना, इसी तरीके से पढ़ाऊँगा। चाकोलिथिक एज में क्या था, चाकोलिथिक में क्या था, चाको का मतलब दोस्तों यहाँ पे कापर और पत्थर दोनों के मिक्सिंग वेपन हमें देखने को मिलते हैं, या कोई भी चीज़ हमें मिक्स की मिलती है, तो चाकोलिथिक एज उसको कहते हैं। इसको हम ताम्र पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, तो पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, चाकोलिथिक एज। अभी हम सर क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम दोस्तों पढ़ेंगे पैलियोलिथिक एज। अच्छा सर, पैलियोलिथिक एज पहले पढ़ेंगे, हाँ यस सर। हम प्री हिस्ट्री में पैलियोलिथिक एज में हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। क्या सर, एक हम पढ़ेंगे लोअर पैलियोलिथिक एज, एक हम पढ़ेंगे मिडिल पैलियोलिथिक एज, और एक हम पढ़ेंगे अपर पैलियोलिथिक एज। ठीक है, तो ये पैलियोलिथिक एज में ही जो है 3 डिवाइड है। ठीक है, एक लोअर, मिडिल, अपर पैलियोलिथिक एज। तो चलिए हम नोट्स पे आ जाओ। ठीक है, तो हाउ इज़ द जोश। ठीक है, महाभारत शुरू करते हैं। कैसे महाभारत शुरू होगी, अथ श्री महाभारत कथा। तो आज खिचड़ी बनाए या पुलाव, पहले बना लो फिर नाम रख लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा गंभीरता से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैं पढ़ाता हूँ, मैं फिर कह देता हूँ, मैं दिल और जान से पढ़ाता हूँ। तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, इतनी गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो देवता भी जो है उतर आए हैं दृश्य को देखने को। ठीक है, क्योंकि ऐसी हिस्ट्री आपको नहीं मिलेगी। तो अब चलिए जो है शुरू करते हैं अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। ठीक है, तो प्री हिस्ट्रिक इंडिया, क्या प्री हिस्ट्रिक इंडिया में दोस्तों, प्री हिस्ट्रिक इंडिया में आपने देखा कि प्री हिस्ट्रिक टाइम में कि प्री हिस्ट्रिक इंडिया के हमें जो टूल है, ठीक है, सबसे पहले अगर बात किया जाए, पहला जो पैलियोलिथिक टूल था, पैलियोलिथिक का मतलब पूरा पाषाण काल, जो पहला हमें अच्छा पैलियोलिथिक एज की सर उम्र क्या है, मतलब किस टाइम फ्रेम की आप बात कर रहे हो पैलियोलिथिक एज। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बेसिक बता ही रखा है, 0 वाला। तो दोस्तों पैलियोलिथिक एज का जो टाइम फ्रेम है वो 5 लाख BC से 10,000 BC तक जाता है। यानी कि 5 लाख BC से, याद रखिए 5 लाख BC से 10,000 BC तक जाता है पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज को हम ओल्ड स्टोन एज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पुराने पत्थर मिलते हैं, बहुत ही पुराने पत्थर। ठीक है, ओल्ड स्टोन एज इसको कहते हैं। फिर जो मीजोलिथिक एज है उसका जो ईयर है
वो दोस्तों पता कितना है, 10,000 से 6,000 BC। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पे अगर आप एक बात देख रहे हो तो यहाँ पे 10,000 पे पैलियोलिथिक एज खत्म हो रही है। तो 10,000 पे जब पैलियोलिथिक एज खत्म हो रही है तो आपको एक बात और याद होनी चाहिए, पैलियोलिथिक एज कहाँ पे खत्म हो रही है, 10,000 पे। 10,000 BC के, मैंने क्या बोला, 10,000 BC के जो पहले का समय होता है, इसको दोस्तों हम एक नाम दे देते हैं, वो नाम आपको याद होना चाहिए, प्लिस्टोसीन पीरियड। प्लिस्टोसीन पीरियड, क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट जो चेंज होता है ना, वो 10,000 BC के बाद चेंज हो जाता है। 10,000 BC से पहले क्लाइमेट कुछ था और 10,000 BC के बाद क्लाइमेट हमारा बदल जाएगा। तो 10,000 BC से पहले क्या था, प्लिस्टोसीन, यानी कि पैलियोलिथिक जो एज है वो पूरी किस्में है प्लिस्टोसीन पीरियड में, जहाँ क्लाइमेट जो है वो अलग है और फिर 10,000 BC के बाद आएगा। इसी प्रकार से डिवाइड किया गया, इसी सोच करके। 10,000 BC के बाद आएगा हमारा होलोसीन। होलोसीन का मतलब अब यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो चुका है, होलोसीन। तो ये बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए। 10,000 BC के पहले प्लिस्टोसीन, प्लिस्टोसीन में ही हमारी जो है पूरी पैलियोलिथिक एज है, चाहे वो लोअर की बात कर लो, चाहे मिडिल की बात कर लो, चाहे अपर की बात कर लो, सब किस में है, प्लिस्टोसीन पीरियड में। 10,000 BC से स्टार्ट होता है मेसोलिथिक एज, मध्यपाषाण काल, ठीक है। तो वहाँ से क्या स्टार्ट हो जाती है, वहाँ से स्टार्ट हो जाती है होलोसीन। तो ये बेसिक बात आपको समझ में आई। मेसोलिथिक एज का मतलब क्या मतलब आया, लेट स्टोन एज। मेसोलिथिक एज का मतलब लेट स्टोन एज, और नियोलिथिक एज का मतलब क्या होता है, नियोलिथिक एज का मतलब होता है न्यू स्टोन एज, ठीक है। तो 6,000 से 1,000 BC तक आ जाती है, 6,000 से लेकर के 1,000 BC तक हमारी जाती है नियोलिथिक एज, ठीक है। तो पैलियोलिथिक एज समझ गए, 5 लाख BC से 10,000 BC तक, यानी कि जो पूरा प्लिस्टोसीन पीरियड था वहाँ पे हमारी थी पूरी पैलियोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज क्या थी, तो मेसोलिथिक एज दोस्तों थी 10,000 BC से 6,000 BC तक मेसोलिथिक एज, यानी कि मध्यपाषाण काल, जिसको हम लेट स्टोन एज कहते हैं। न्यू स्टोन एज हमारी थी 6,000 BC से 1,000 BC तक। एक बात थोड़ी सी यहाँ पे आप याद रखिएगा, जो नए बालक हैं, बेटा ये माइनस में चीज़ें चल रही हैं। अगर तुमने स्कूल में पढ़ा हो, अगर तुम्हें पता होना चाहिए कि -2 बड़ा होता है कि +2 बड़ा होता है, तो +2 बड़ा होता है। -3 बड़ा होता है कि -2 बड़ा होता है, दोस्तों -2 बड़ा होता है। यानी कि आप समझ रहे हो, ये माइनस में चल रही बात है, इसलिए सन जो है वो घट रहे हैं, ईयर जो है घट रहे हैं। वरना आप सोचो कि घट कैसे रहा है, अरे बेटा थोड़ा लॉजिक लगाओ। 0 से 5 लाख साल पहले की बात हो रही, और फिर 5 लाख साल से हम आगे आएंगे तो घटेंगे नहीं, बात समझो, इमेजिन करो, समझ रहे हो। तो 5 लाख BC से, अब ये सब बता दिया, बार बार जो है रिपीट करना कोई बात हो नहीं उसकी। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, अगर ये बात आपने, और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये मैंने पढ़ाया है, ठीक है। ये मैंने पहले भी हिस्ट्री जब पढ़ाई थी तब भी मैंने आपको बताया था कि पहला पैलियोलिथिक जो टूल है वो रॉबर्ट ब्रूस फूटे ने डिस्कवर किया था। 2026 का दोस्तों प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये, मैं आपको बता दूं, 2026 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन इसी पहले पेज से आया है, समझ रहे हो। 2026 का मैंने प्रीलिम्स दिया था, ठीक है, तो उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन आया था UPSC प्रीलिम्स 2026 में। और इस क्वेश्चन को देखिए कैसे आप जो है सॉल्व करोगे, सोल्यूशन देखिए कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन UPSC ने पूछा है, देखो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जो तुम सोच रहे हो कि कोई जानना जरूरी नहीं है, नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये दिमाग से अपने निकाल दो खोपड़ी से, ठीक है। ये क्वेश्चन जरा देखो, ये 2026 के प्रीलिम्स का परीक्षा का क्वेश्चन है। एक सेकंड में ढंग का क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। ये बेटा जरा क्वेश्चन को तुम देखो, वही लिखा हुआ है, भाषा देख रहे हो जो मैंने अभी बोली है। याद रखिएगा, मैंने ये प्रीलिम्स की आज पहली बार नहीं बोल रहा हूँ, जब मैंने पिछली बार हिस्ट्री पढ़ाई थी तब भी मैंने यही बताया था। ये हमारी क्रेडिबिलिटी है कि जो मैं पढ़ाता हूँ वो आता है। और अभी मैं आपको जने कितने एग्जाम्पल दूंगा जो मैंने पढ़ाया था। हिस्ट्री में एक बार पहले भी पढ़ा चुका, पिछले साल पढ़ाई थी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन द प्लिस्टोसीन पीरियड, अभी मैंने बोला अभी 2026 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। इन द प्लिस्टोसीन पीरियड आइदर द यमुना वंस फ्लोड इनटू द इंडस और सतलज फ्लोड इनटू द यमुना। देखो ये सब नौटंकी का कोई मतलब नहीं है। प्लिस्टोसीन पीरियड में क्या कह रहा है कि यमुना इंडस में फ्लो करती थी, यह सतलज जो है यमुना में फ्लो करती थी, एंड वन मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ आइदर हैड शिफ्टेड फ्रॉम गंगा टू द इंडस और वाइस वर्सा। तो ये दोस्तों आधे लोगों को तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा,
कि नदियों को फ्लो को लेकर के है कि नदियाँ कहाँ बहती थी, एक दूसरे में बहती थी कि नहीं बहती थी, कनेक्शन था नदियों का नहीं था, इंडस का कनेक्शन क्या जो है गंगा से था कि नहीं था। क्वेश्चन कुल मिला के ऐसा है। तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे? देखो बहुत ही तरीके से हम आपको बता देते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, देखो पहला देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ये बात किस असर्शन के बेस पे कही जा रही है, मतलब ये जो बात ऊपर कही जा रही है वो किस असर्शन पे बेस पे कही जा रही है कि यमुना कभी इंडस में बहती थी या सतलज कभी यमुना में बहती थी, किस असर्शन के बेस पे कहा जा रहा होगा। तो दोस्तों अगर आपने बहुत ही लॉजिकली हिस्ट्री को पढ़ा है, जब मैं पढ़ाऊँगा तो मैं लॉजिकली पढ़ाता हूँ, ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ आवा भाई कुछ भी से, समझ रहे, हर बात को लॉजिक से बताऊँगा। हिस्ट्री बेटा रटने का सब्जेक्ट नहीं है, पहले दिमाग से निकाल दो, रट के गए तो ज़िंदगी में सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन जैसे यूपीएससी पूछता है। ठीक है, इसको ठंडे दिमाग से ज़रा सोचो। दोस्तों एक बात बताओ, जो ये नदियों की बात हो रही है, हमें एक बात बताओ, जब मैंने आपको ऋग्वेद पढ़ाया था पिछली वर्ष, तो मैंने ऋग्वेद में आपको क्या बताया था? मैंने बताया था कि ऋग्वेद में जो लोग थे वो ज़्यादा नीचे नहीं आए थे, समझ रहे। ऋग्वेद में जो लोग हैं, जो आर्यन से थे, वो ऊपर ही थे, ऊपर जो है जो दोआब वाला इलाका था। तो वो जब नीचे मतलब जो है कैसे आ जाएंगे? तो और ये कह रहा है कि देखो यहाँ पे एक नदी लगी हुई है गंगा, ठीक है, तो इतने नीचे ही उतर आए हैं आर्य लोग कि यहाँ पे मतलब पहुँच गए हैं जा करके कि जो है इधर मतलब काम करने लगे। तो क्या इनको नदी सूक्त में ये बात लिखी होगी? ऋग्वेद तो दोस्तों पहले आया, ऋग्वेद में जो है वो लोग ऊपर ही थे, वो नीचे मैदान में नहीं आए थे। तो गंगा हमें कुछ रिलेटेबल लग नहीं रहा कि जो है गंगा माँ का जो है इस ऋग्वेद के लोग बात करेंगे, और वो भी नदी सूक्त में बात करेंगे तो ऊपर की बात करेंगे, ऊपर वाली जो नदियाँ हैं, क्योंकि ऋग्वेद में वो हैं कहाँ पे पहले ये देखो। जब मैं अभी ऋग्वेद पढ़ाऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा, अभी आप इतना समझ लो कि मैंने पिछले साल लेक्चर में पढ़ाया है, आप देखिए जा करके। ठीक है, तो नदी सूक्त जो है वो ऋग्वेद में तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऋग्वेद में जो आर्यन है वो ऊपर ही बैठे हुए हैं, जम्मू कश्मीर पंजाब ऊपर बैठे हुए हैं, नीचे मैदान में भी नहीं आए हैं। मैदान में कब आएंगे? लेटर वैदिक एज में। तो ऋग्वेद में जब वो नीचे नहीं आए हैं, भैया ऊपर ही बैठे हुए हैं, तो एक बात बताओ, तो क्या ऋग्वेद में ये बात लिखी होगी नदी सूक्त में? और मैंने ये भी बताया था कि ऋग्वेद में जो है 10 मंडल हैं, ये भी बताया था। तो नदी सूक्त में क्या ये बात लिखी हो सकती है गंगा के बारे में? एक शब्द पे देखो गंगा, ये गंगा ही गड़बड़ है भैया, ऋग्वेद में ये लिखी ही नहीं हो सकती है नदी सूक्त में। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया, फिर मैंने आपको बताया कि भैया वो ऊपर हैं ऋग्वेद में, नीचे नहीं भी आए हुए हैं। ठीक है, तो गंगा कहाँ बहती हैं? नीचे बहती हैं। अच्छा सर, दूसरा चीज़ देखो, द एक्सप्लोरेशन ऑफ सतलज एंड यमुना बाय रॉबर्ट ब्रूस फूटे। क्या सतलज और यमुना में रॉबर्ट ब्रूस फूटे ने कोई ऐसी खोज की है, एक्सप्लोरेशन किया है? अब चलो मेरे कंटेंट पे दोस्तों, ये मैंने पिछले साल हिस्ट्री में पढ़ाया था, याद रखिएगा, हिस्ट्री में पढ़ाया। हिस्ट्री के पिछले साल के लेक्चर देखिए जाकर के, 2026 में यकायक क्वेश्चन आया हुआ है। दैट इज़ माई क्रेडिबिलिटी। ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ कुछ भी, समझ रहे हो। मैं जो सोर्स प्रेफर करता हूँ ना, वो सोर्स मेरे खतरनाक सोर्स हैं। अब जरा यहाँ देखो, इधर आओ, ये देखो पहली बात अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, क्या लिखा हुआ जरा पढ़ो। रॉबर्ट ब्रूस फूटे हु डिस्कवर्ड प्रोबेबली द फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल पल्लव राम हैंडेक्स। अब मैं एक बात बताओ, पैलियोलिथिक टूल, देखो मैं पैलियोलिथिक एज बढ़ाने जा रहा हूँ 5 लाख BC से 10,000 BC के बीच का। अब पैलियोलिथिक एज में मैंने क्या बताया कि पहला पैलियोलिथिक जो टूल है वो क्या डिस्कवर हो रहा है? पल्लव राम हैंडेक्स। क्या टूल डिस्कवर कर रहे हैं रॉबर्ट ब्रूस फूटे? पल्लव राम हैंडेक्स। अब पल्लव राम ये दोस्तों कहाँ पे, जरा हमें एक बात बताओ, ये नॉर्थ में है कि साउथ में? मैं बस इतना बता दूं कि ये जो रॉबर्ट ब्रूस फूटे हैं, ये जो पल्लव राम हैंडेक्स है, ये आप देखिए जाकर हमारा जरा वो पिछले वाला लेक्चर देखिए, वहाँ पे मैंने बताया पल्लव राम हैंडेक्स साउथ में है, तमिलनाडु तरफ है। ठीक है, अगर आपको इतना ही ज्ञान होता, बस इतनी सी बात तुम्हें पता होती कि पल्लव राम हैंडेक्स जो है वो साउथ में मिल रहा है, इतना अगर तुम्हें ज्ञान होता, बस इतना ही ज्ञान चाहिए, ज़्यादा ज्ञान नहीं चाहिए। देखो पहली लाइन में लिखी गई है कि पैलियोलिथिक जो पहला टूल है वो रॉबर्ट ब्रूस फूटे ने खोजा था, जिसका नाम था पल्लव राम हैंडेक्स। ठीक है, पल्लव राम हैंडेक्स उसका नाम था। और पल्लव राम जो है, मैंने बहुत अच्छे से बताया, हिस्ट्री का लेक्चर देखिए जाकर, तो उसमें मैंने बताया कि तमिलनाडु तरफ है। और इसमें क्या जरा लिखा है, जरा इसको पढ़ो, क्या कह रहा है ये? द एक्सप्लोरेशन ऑफ सतलज एंड यमुना बाई रॉबर्ट ब्रूस फूटे। एक्सप्लोरेशन ऑफ सतलज एंड यमुना बाई रॉबर्ट ब्रूस फूटे। अब मैं एक बात बताओ, रॉबर्ट ब्रूस फूटे कहाँ काम कर रहे हैं? साउथ में काम कर रहे हैं। तो ये सतलज और यमुना पर क्या कर रहे हैं? ये यहाँ पे कैसे आ जाएगा? आएगा नहीं, ये तो नीचे लगा हुआ है ना तमिलनाडु तरफ। पल्लव राम हैंडेक्स खोज रहा है पहला पैलियोलिथिक टूल,
क्या समझे? तो भैया ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब जो यूपीएससी पूछता है ना क्वेश्चन, वो हिस्ट्री से नहीं पूछता है, मतलब वो सिर्फ हिस्ट्री नहीं पूछेगा, वो थोड़ा रिलेट करके पूछेगा, हिस्ट्री को एनवायरनमेंट से जोड़ देगा। जैसे बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है हिस्ट्री और एनवायरनमेंट का ये क्वेश्चन जो है। तो पहला रिजेक्ट, दूसरा रिजेक्ट, जब पहला और दूसरा है ही नहीं, ठीक है, तो फिर हमारे पास ऑप्शन बचता कौन सा है? हम कहते हैं वो सब कुछ ना तुम्हें पता हो, तुम सीधा इतना समझो। अगर तुम्हें एनवायरनमेंट का यहाँ पे ज्ञान होता, देखो ये क्वेश्चन हिस्ट्री का है ही नहीं, ये क्वेश्चन हिस्ट्री का बस थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए, असल में क्वेश्चन एनवायरनमेंट का है। अगर तुम्हें एनवायरनमेंट में अगर ये पढ़ा होता कि जो डॉल्फिन है वो इंडस में भी पाई जाती है और गंगा में भी पाई जाती है, समझ रहे हो? तो क्या इस बेस पे हम नहीं कह सकते हैं कि गंगा और इंडस का कोई ताल्लुक है? नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। हैं? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो ये दरअसल जो है एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट को हमने जब एनवायरनमेंट पढ़ाते हैं तो हम आपको बताते हैं कि एनवायरनमेंट में जो है, मैंने आपको बताया था कि इंडस और गंगा दोनों में जो है डॉल्फिन पाई जाती हैं। तो भैया ये अक्सर में असल में जो है, यही मैं आपको खूबसूरती बताना चाहता हूँ यूपीएससी की। यूपीएससी समझ चुका है कि तुम हिस्ट्री पढ़ के आए होगे, वो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग देखेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करेगा, तो कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ दोस्तों है, और आप इसका थर्ड आंसर होगा, ठीक है। दरअसल ये क्वेश्चन हिस्ट्री का था ही नहीं और तुम्हें लग रहा है कि हिस्ट्री का है। कॉमन सेंस अगर नहीं पढ़ोगे हिस्ट्री को, समझ रहे हो, तो तुम गच्चा खा जाओगे, तुरंत गच्चा खा जाओगे, समझ रहे हो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए। चलो बेटा आ जाओ, कंटेंट पे आओ। तो आपको अब हमें लगता है कि आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा कि पहला जो पैलियोलिथिक टूल था वो किसने खोजा था। तो दोस्तों पहला जो पैलियोलिथिक टूल था किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्रूस फुटे ने डिस्कवर किया था पल्लवराम हैंडेक्स। बाद में दोस्तों क्या होता है कि बहुत ही लार्ज नंबर में जो है प्री हिस्ट्रिक साइट जो है साउथ इंडिया में देखने को मिलती हैं। जब मैं प्री हिस्ट्रिक कह रहा हूँ तो इसका मतलब है इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले की बात हो रही है। तो बहुत सारी साइट दोस्तों देखो, ये जो आप पढ़ने जा रहे हो इसमें सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट कोई बात अगर आपको याद रखनी है, दो बात याद रखिएगा। पहला, जितनी भी लोकेशन है आपको दिमाग में मैप पे याद होनी चाहिए। दूसरा, उस लोकेशन पर अगर कुछ मिल रहा है उसको दिमाग में याद कर लो, बस इतना ही तुम्हें काम करना है। तो बहुत सारी जो है लार्ज नंबर हमें जो है साइट देखने को मिलती हैं। साइट का मतलब लोकेशन, कहाँ पे? साउथ इंडिया में प्री हिस्ट्री की। जैसे सर मॉर्टिमर व्हीलर ने जो है अच्छी क्वांटिटी में जो है हमें नई नई साइट जो है और प्री हिस्ट्रिक कल्चर के बारे में बताया। किनका नाम है? सर मॉर्टिमर व्हीलर। इन्होंने हमें प्री हिस्ट्रिक कल्चर के बारे में बताया है। याद रखिएगा, प्री हिस्ट्रिक कल्चर के बारे में सर मॉर्टिमर व्हीलर बताते हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी जो है कंट्रीब्यूशन किया है प्री हिस्ट्री भारत की खोजने में, ठीक है। अच्छा, ये मिलता कैसे है? कैसे मतलब खोज होती है? क्या करते हैं लोग? खुदाई करते जा करके फिर वहाँ से टूल निकालते हैं, फिर उसकी कार्बन डेटिंग करते हैं या उसको पता करते हैं कितना साल पुराना है, तो उस हिसाब से जो है बताया जाता है कि ये टूल कैसा हो सकता है, किस लिए यूज होता था, वगैरह वगैरह, इसकी बातें हो सकती हैं। तो बात समझे भाई? तो अब हम दोस्तों जा रहे हैं पैलियोलिथिक एज में। हम पैलियोलिथिक एज में घुस चुके हैं। अब पैलियोलिथिक एज में मैंने क्या बताया? पैलियोलिथिक एज को ही हम प्लिस्टोसीन एज भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आइस एज। आइस एज का मतलब बर्फ़ का युग। यहाँ तो एकदम बर्फ़, मतलब इतनी बर्फ़ नहीं, मतलब अच्छी खासी बर्फ़ थी, ठीक है। ठंडा मतलब जगह है, ठीक है। जब लोग देखो गर्मी थोड़ी नहीं आएगी तो इंसान कैसे रह पाएगा? ठंडे जगह में उतना नहीं रह पाएगा। तो प्लिस्टोसीन जो पीरियड है उसमें उसको हम आइस एज कहते हैं। मौसम अभी काफ़ी ठंडा है, ठीक है। धरती बहुत दिन हो चुके हैं, ठीक है। मैंने ज्योग्राफी में बात की थी, इसलिए पहले मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई थी, ठीक है। तो अब ठंडा है, ठंडा युग चल रहा है, शीत चल रहा है युग। और ये दोस्तों पैलियोलिथिक एज की अगर हम बात करें तो दोस्तों पूरे भारत में आपको देखने को मिलती है, ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। सिर्फ कहाँ पे देखने को नहीं मिलती है? और जहाँ पे देखने को नहीं मिलती है यूपीएससी वही क्वेश्चन बनाएगा। दोस्तों ये अनुभव से बातें आती हैं। मैंने पिछले 32 सालों के पीवाईक्यू को घोट घोट कर पी रखा है। ये एक्सपीरियंस का हमारा फ़ायदा उठा लो। हम एक एक जगह बता देंगे, तुम्हें यूपीएससी पूछेगा कैसे? याद है एक एक बात है मुझे, कहाँ से पूछेगा यूपीएससी। तो देखो पैलियोलिथिक जो एज है वो पूरे भारत में देखने को मिलती है। सिर्फ कहाँ नहीं देखने को मिलती है? एलुवियल प्लेन में। कहाँ पे? एलुवियल प्लेन में हमें नहीं देखने को मिलती है पैलियोलिथिक एज। कहाँ पे? एलुवियल प्लेन ऑफ इंडस एंड गंगा, साउथर्न तमिलनाडु एंड हिली एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट। कुछ बात समझ रहे हो विनोद? विनोद बेटा कुछ बात समझ रहे हो? ये क्वेश्चन का इससे ताल्लुक है,
यहाँ देखो, ये क्या लिखा था? गंगा लिखा था, हैं? प्लीस्टोसिन पीरियड लिखा था, हैं? लिखा था। और ये क्या लिखा था? रॉबर्ट ब्रूस फूटे, सतलज यमुना। सच्चाई तो ये कि प्लीस्टोसिन पीरियड में इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, हैं? क्या लिखा है कि पैलियोलिथिक एज का कोई ताल्लुक ही नहीं है एलुवियल प्लेन से, इंडस और गंगा से, साउथर्न तमिलनाडु से, और हिली एरिया जो वेस्टर्न घाट के हैं उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है पैलियोलिथिक एज का। तो इनका फैलाव यहाँ पे नहीं है, इनका स्प्रेड यहाँ पे नहीं है, ना ही एलुवियल प्लेन में है इंडस और गंगा के, ना ही साउथर्न तमिलनाडु में है, और ना ही हिली एरिया जो वेस्टर्न घाट के हैं वहाँ पे भी कोई ताल्लुक नहीं है। सोचो, अभी तुमने पहले ही पेज पढ़ा हुआ है और तुम्हारा 2026 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। मेरे सोर्स ऑथेंटिक होते हैं, समझ रहे हो। और इन बुक को अगर परचेज करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या इसी वीडियो की आवश्यकता लगाओ, ठीक है, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हो, ठीक है। जो मेरे रिसोर्स होते हैं बहुत ही अच्छे रिसोर्स प्रेफर करता हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी जो है, क्योंकि यहाँ पे हमें भगा भगा के नहीं पढ़ाना है भाई साहब, एक ही बैच ख़त्म करना है। दिल से पढ़ाता हूँ, तुम्हारा क्वेश्चन निकलेगा, एक बार तुम पढ़ लो हमसे बस हिस्ट्री, एक बार। अभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे ना तो देखो कितनी बुक तुम्हारे लिए रखते हैं इंतजाम, ये ज़रा देख लो। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री ऐसे पढ़ा देंगे, नहीं, ये देखो, ये देख रहे हो, ये जो है यहाँ से पढ़ाएंगे हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। देखना तुम्हें मज़ा ना आए तो हमसे कहना। तो ऐसे नहीं बैठे हैं, ठीक है, जहाँ पे घोटे पे बैठे हैं 4 सालों से यही घुइयाँ उखाड़ रहे हैं। तो प्री हिस्ट्रिक मैन की अगर हम बात करें तो प्री हिस्ट्रिक मैन कैसा था? प्री हिस्ट्रिक जो मैन था दोस्तों, होमो इरेक्टस था। कैसा था? होमो इरेक्टस। अब आप कहोगे सर होमो इरेक्टस का मतलब क्या होता है? देखो, जो इंसान था ना वो जैसे आज आपके सामने एकदम हैंडसम बैठा हुआ है, ठीक है, और दोस्तों सुंदरता जो है विचारों में होती है, ठीक है, शकल पे मत जाया करो। और मेरे विचार अच्छे हैं, और विचार दोस्तों आते हैं पढ़ने से, ठीक है। कई लोगों को ये नहीं पता होता कि कब क्या बोलना है, ठीक है। तो ये इंसान जो है ऐसे ऐसे धीरे धीरे इवोल्यूशन उसका हुआ है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये आप देखिए। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऐसे झुके झुके चलते थे। उसके बाद होमो हैबिलिस आए, उन्होंने थोड़ा सा पीठ को अपना सीधा किया। उसके बाद होमो इरेक्टस आए, इनके हाथों में आप पत्थर देख रहे हो। उसके बाद होमो निएंडरथैलेंसिस आए, इन्होंने अपने हथियार को देखो कैसा बड़ा कर लिया है। उसके बाद होमो सेपियंस आए, आज जो आपके सामने बैठा हुआ है होमो सेपियंस है। होमो सेपियंस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन, यानी कि जो इंसानों का जो है साइंटिफिक नाम होता है वो होमो सेपियंस होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इंसान का इवोल्यूशन हुआ है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस के बाद होमो निएंडरथैलेंसिस। ये होमो निएंडरथैलेंसिस हर जगह पे नहीं है, ये जर्मनी तरफ मिलेगा। होमो सेपियंस, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? होमो इरेक्टस की। तो पैलियोलिथिक एज में जो है होमो इरेक्टस आपको देखने को मिलता है, होमो इरेक्टस, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो पैलियोलिथिक एज में पूरी इकोनॉमी किस पर डिपेंड थी? हंट करते थे, फूड गैदर करते थे, मार के खाते थे, ये इनका काम होता था, हंट करो और फूड गैदर करो, ठीक है। इनके पास दोस्तों कोई कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज भी नहीं थी, भाषा भी नहीं थी, समझ रहे? कोई भाषा इनके पास नहीं थी, ठीक है, कोई लैंग्वेज का कल्चर इनके पास नहीं था। ये सिर्फ साउंड बना करके करते थे, ऐसे ऊ ला ला, ठीक है। तो ऐसे करके जो है वो पुकारते थे। जैसे आप झारखंड तरफ देखो या बंगाल तरफ देखो, तो बंगाल तरफ एक चलता है ऐसा कल्चर, जने का वो ऐसे भूत जैसा करते हैं, मतलब इसे डर लगता है, मतलब वो पता नहीं क्या करते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको बंगाल तरफ देखने को मिलेगा। इसे झारखंड तरफ भी जो है इसे आवाज़ कुछ निकालते हैं, ठीक है, पता नहीं वो जो है बताया जाता है कि नज़र उतारी जाती है, ठीक है। तो तुम बेटा इतना कर दो मेरे लिए, लाइक कर दो और कमेंट कर दो एक अच्छी सी, ठीक है, अगर अच्छा लग रहा हो। बाकी तुम्हारे लिए कोई बड़ा काम ना करो, ठीक है। तो इनके पास कोई कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं थी, ये होमो इरेक्टस थे। इनकी मैंने इकोनॉमी क्या बताई? हंट करते थे, फूड गैदर करते थे, बस खाना पीना यही चल रहा था, बढ़िया एकदम। आज इसकी ज़िंदगी थी, चिल्ल था एकदम, ज़िंदगी में कट रही थी। इनका वे ऑफ लाइफ कैसा था? मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी दोस्तों? माना जाता है कि इंडिया में जो है जो पैलियोलिथिक इंसान थे, ठीक है, वो नेग्रिटो रेस के थे। कौन सी रेस के थे भारत में? याद रखिएगा, नस्लें हैं इनकी बहुत सारी। तो भारत में जो पैलियोलिथिक इंसान थे, मेन थे, वो कैसे थे?
नेग्रिटो रेस के। अभी नेग्रिटो रेस कैसी होती है? नेग्रिटो दोस्तों रेस एक होती है इंसानों की, ठीक है, नेग्रिटो रेस। माना जाता है कि वही लोग हमारे यहाँ थे इस समय, ठीक है। तो ये नेग्रिटो रेस है, ठीक है। अच्छा, इंसान का जन्म, हाँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बोलेंगे। इंसान दोस्तों कहाँ से जन्मा था, आपको पता है? दोस्तों इंसान का जो जन्म है, ये तो आपको बताना भूलेंगे, वो दोस्तों अफ्रीका से हुआ है। अफ्रीका को मानव जाति का पालना कहते हैं। अफ्रीका को क्या कहते हैं? मानव जाति का पालना। तो अफ्रीका से यहाँ से इंसान चला और यहाँ से जो है इंडिया तरफ घुस गया आकर के, ठीक है। कुछ ब्रांच जो है ऊपर यूरोप तरफ चली गई, ठीक है। तो ऐसे जो है पूरी दुनिया में इंसान फैला है, ठीक है। तो अफ्रीका से जन्मा था। तो ये दोस्तों नेग्रिटो रेस होती है। तो भारत में माना जाता है कि जो पैलियोलिथिक मैन थे वो नेग्रिटो रेस से ही आते थे। किस रेस से आते थे? नेग्रिटो रेस। अच्छा, भारत में रहने वाले जो लोग थे वो रहते कहाँ थे? खुली हवा में रहते थे, एकदम चिल, एकदम रात में एकदम फैल रहे हैं, ये रहते हैं मौसम, नदी का किनारा, रिवर वैली में रहते थे, नदियों के पास रहते थे। अच्छा, ओपन एयर में रहते थे, तो मतलब ओपन एयर में कहाँ रहते होंगे? ओपन एयर में भैया कहाँ ओपन एयर में रहेंगे, ठीक है, कुछ है ही नहीं। और ऐसा तो है ही नहीं कि एकदम फर्स्ट क्लास 2 BHK फ्लैट ले लें, ऐसा तो है ही नहीं। रिवर वैली पे क्यों रहेंगे? क्योंकि भैया पानी डिपेंड है ना। ऐसा तो है नहीं कि समर सेवली बटन दाबी आ गई, पानी तो आएगा नहीं। तो नदियों के पास मिलेंगे, ठीक है, नदियों के पास रहेंगे जाकर के। बैठा नीली झील किनारे। उसके बाद ये जो है गुफाओं में रहते थे, गुफाओं में, केव में, समझ रहे हो? केव में काय रहते थे? अरे भैया कभी पानी बरसेगा, ठंडी लगेगी, ठीक है। तो गुफाओं में रहते थे जाकर के, आग बढ़िया जला लेते थे, वहीं पे जो है आराम से जो है रोटी पानी जो है, मतलब रोटी पानी नहीं, मतलब गुफाओं में रहते थे, ठीक है, गुफाओं में रहते थे। बस इतना याद कर लो, बाकी जो मैंने बात बोली वो सब। तो गुफाएं किसकी होती है? तो भैया चट्टानों की होती हैं, ठीक है। तो रॉक के शेल्टर में रहते थे। कभी मध्य प्रदेश जाइए, वहाँ पे एक जगह है भीमबेटका, वहाँ विजिट कीजिए, तो आपको देखने को मिलेगा क्या जीवन रहता होगा, ठीक है। गुफाओं में रहते होंगे, गुफाओं में करते क्या होंगे? जब दोस्तों ये खा चुके होंगे, जैसे वो सबसे पहले तो भैया हंट करते थे, मार के खा जाते थे। तो हंटिंग के बाद जो है जब मार के खा जाते थे, तो खाली समय में क्या करते होंगे? खाली समय में दोस्तों क्या करते होंगे? खाली समय में ये जो है क्या करते होंगे बताओ? जब इनका पेट भर जाता होगा, जैसे मान लो हमारा पेट भर जाता है, तो मैं क्या करता हूँ खाली समय में? किताबें उठाता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। तो इनके पास क्या है? इनके पास कोई किताबें तो है ही नहीं। तो ये क्या करेंगे? कुछ उकेर देंगे पत्थरों के ऊपर। तो पत्थरों के ऊपर ये कुछ कलाकृति बना देंगे कि एक, मतलब मान लो अपनी स्टोरी वगैरह कुछ बना दी कि हाँ हमारी जो आज मुलाकात इस व्यक्ति से हुई, और हमने जो एकदम कलाकारी उकेर दी जा करके। या मान लो उसने देखा कि एक आदमी मार रहा है किसी को, तो उसने बना दिया कि एक आदमी किसी को मार रहा है, तो उसने इसे उसमें कलर पेंटिंग कर दी, चट्टानों पे उसने उकेर दिया, कूट के। तो ये चीज़ हमें समझ में आती है कि फ्री टाइम में ये सब यही करेंगे, चट्टानों पे कुछ बनाएंगे, और वही दोस्तों हमारे लिए क्या बन जाएंगे? सबूत बन जाएंगे कि ये लोग करते क्या होंगे। क्योंकि बनाएगा इंसान वही जो वो जानता है, जो उसने देखा होगा, जो उसने सुना होगा, जो उसने बोला होगा। कोई ऐसा तो नहीं होगा कि हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ बना दें जो हमें पता ही ना हो। जैसे मान लो अगर हमने हम जो सोसाइटी में देखते हैं वही तो पेंटिंग बनाते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि पेंटिंग हम कुछ और बना देते हैं। या चट्टानों पे दोस्तों उकेरने की कला को हम पेट्रोग्लिफ कहते हैं। आप पहले ये शब्द याद कर लीजिए, पेट्रोग्लिफ, चट्टानों पे कुछ भी उकेरने को। तो इतना बात आप सबको समझ में आई। तो इंसान की ह्यूमन इवोल्यूशन का मैंने क्या स्टेज बताया है? सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस, और हम बात होमो इरेक्टस की कर रहे हैं। पैलियोलिथिक एज में जो इंडिया का मेन था वो नेग्रिटो रेस से था, ऐसा माना जाता है। उसके बाद होमो निएंडरथैलेंसिस है, उसके बाद होमो सेपियंस है। अभी आपके सामने जो बैठा है वो होमो सेपियंस बैठा है। जैसे जैसे इवोल्यूशन इंसान का हुआ वैसे वैसे उसका दिमाग भी बड़ा होता चला गया, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बढ़ती चली गई। पहले इंसान का दिमाग बहुत छोटा होता था, 400 सेंटीमीटर क्यूब का होता था। आप कहोगे सर बात तो ऐसे करो जैसे तुम खोपड़ी खोल के जो है उसमें जो है देखते होगे नाप करके। बेटा साइंटिस्ट का काम जो मतलब ये जो काम करते हैं उनका काम यही होता है। तो मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, लॉजिक के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये लोग यही लोग करते थे, ठीक है। कि देखो अच्छा दिमाग को नापा कैसे जाता है? दिमाग को दोस्तों ऐसे नापा जाता है कि पहला तो तरीका ये है, कुछ लोगों के नापने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें सीधा कह दो कि तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, ठीक है। तो पहला तो तरीका वो है। कुछ के दिमाग में क्या होता है, जिनका कोई दिमाग होता है, जैसे मान लो मेरा है, तो मेरी खोपड़ी छोड़ो, खोपड़ी खोल ले
एक मीम नहीं है, खोपड़ी खोल ले इसका। तो मान लो मेरी खोपड़ी खोली, मेरा स्कल निकाला, अब स्कल को नापो कैसे? स्कल में क्या किया, स्कल को अंदर से जो मांस है, जो फ्लेश है, उसको हटा दिया। स्कल में हमारे रेत भरो, रेत भरने के बाद देखो कि कितनी रेत हमारे अंदर गई है, तो फिर उसको मेजरमेंट करो, उसका वॉल्यूम निकालो रेत का, सैंड का, तब पता चलता है कि हमारी स्कल जो है वो कितने सेंटीमीटर क्यूब की है। तो पहले दोस्तों जब शुरू में इंसान था तो उसका 400 सेंटीमीटर क्यूब ही जो है वॉल्यूम होता था। आज जो इंसान का वॉल्यूम है वो दोस्तों 2000 सेंटीमीटर क्यूब तक चला जाता है। ठीक है, तो इंसान का बौद्धिक विकास हुआ है, ये आप समझिए। तो दोस्तों पहले थे कि कैसे थे, फूड गैदर करते थे, हंट करते थे, फ्रूट वगैरह वेजिटेबल वगैरह खाते थे, बढ़िया एकदम। ठीक है, तो बढ़िया खाते होंगे, कच्चा एकदम ऐसे चबा जाते होंगे ऐसे एकदम। ठीक है, इनके पास दोस्तों कोई नॉलेज नहीं था एग्रीकल्चर का, ना इसके पास हाउस की घर बनाना इन्हें आता था, ना कृषि का ज्ञान था, ना इन्हें बर्तन बनाना आता था, ना ये स्टोर करना जानते थे, ऐसे फैला के रख देते होंगे। मतलब सोचो, जब इनके पास एग्रीकल्चर का नॉलेज नहीं होगा तो क्या जो है ये एक जगह पे टिकेंगे? हमें एक बात बताओ, जब इन्हें एग्रीकल्चर नहीं आता होगा तो क्या ये एक जगह पे टिकेंगे? जब एग्रीकल्चर इंसान आज करता है तभी तो एक जगह टिक पाता है। तो एग्रीकल्चर जब नहीं होगा तो सीधी सी बात है, इन्हें कल और शिकार करना है तो कल ये कहीं और जाएंगे, कल ये और जाएंगे कहीं। हाउस बिल्डिंग भी इनके पास नहीं थी, घर बनाना भी नहीं जानते थे। और जब घर बनाना बेटा नहीं जानेंगे तो मैं एक बात बताओ, इंसान आज दिल्ली मुंबई आगरा क्यों नहीं जाता है? क्योंकि उसका घर है, जाता भी है तो वापस आ जाता है। मैं आपको दोस्तों फिलॉसफी बता रहा हूँ कि इंसान कब सेटल होता है, जब उसके पास एग्रीकल्चर होती है, जब उसके पास घर होता है, तब वो एक जगह पे सेटल होता है। तो इसीलिए ये लोग तो घूम रहे थे, इनके पास एग्रीकल्चर नहीं है। मैं ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। बहुत से लोगों जैसे मैंने एक बार कोई बता रहा कि हमने हिस्ट्री पढ़ ली, हमने पूछा कि जरा ये बताओ नगर कैसे बनते हैं, अर्बनाइजेशन क्यों होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे बनी, बता ही नहीं पा रहा है। हमने पूछा शहर कैसे बनते हैं, बता ही नहीं है। शहर की क्वालिटी क्या होती है, पता ही नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया और रट्टा लगाए घूम रहे हो, कोई फायदा नहीं है। यूपीएससी तुम फांस देगा अगर तुम कायदे के व्यक्ति से नहीं पढ़े, समझ के साथ नहीं पढ़े। समझ रहे हो, रट्टा लगाना नहीं है। हिस्ट्री समझ के ऊपर भी डिपेंड करती है, और समझ एक बार हो गए तो तुम्हें राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। राजा वाली मेंटालिटी, समझ रहे हो? हाँ, हाउस बिल्डिंग आती नहीं थी, पोट्री भी इनको नहीं आती थी। पोट्री मतलब बर्तन बनाना भी इन्हें नहीं आता था। अब बताओ, बर्तन जब होंगे नहीं तो ये खाना पीना रखेंगे कहाँ पे? पता चला आधा जो है कोई का मांस जो है डला हुआ है, इसे खा रहे हैं, मट्टी लगी उसमें है, ऐसे ऐसे झाड़ के खा रहे हैं। इन्हें दोस्तों कोई मेटल का भी ज्ञान नहीं था, कोई धातु का भी ज्ञान नहीं था, मेटल का ज्ञान नहीं था। जब इन्हें मेटल का ज्ञान नहीं होगा तो मैं एक बात बताऊँ, ये मार के किससे खाएंगे? तो ये हड्डी के औजार बनाते थे, हड्डियों के। क्योंकि मेटल बेटा ऐसे ऊपर तो मिलती नहीं है कि पेड़ पे लग रही हो मेटल। क्या समझ रहे हो? कुछ समझ रहे हो? मेटल ऐसा तो है नहीं कि बेटा पेड़ पे लगती है। मेटल कहाँ मिलती है? नीचे मिलती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो विनोद? तो मेटल का ज्ञान नहीं था। और इसकी लेटर स्टेज में इन्होंने आग का ज्ञान कर लिया। मतलब पहले कच्चा मांस खाते थे। इट वॉज ओनली इन लेटर स्टेजेस दैट दे अटेंड द नॉलेज ऑफ फायर। तो लेटर स्टेजेस में, यानी कि बाद वाली स्टेजेस में, इन्होंने आग का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब मैं एक बात बताऊँ, आग का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो ये क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे। तो आग का इन्हें ज्ञान था नहीं, तो आग का जब ज्ञान नहीं होगा तो ये लोग कच्चे खाते होंगे, मतलब स्वाद ही नहीं आता होगा। मतलब मान लो कि पता चला सुबह सुबह जो है पोहा खा रहा है ऐसे, मतलब गरम गरम ऐसे, मतलब इसमें कोई स्वाद ही नहीं, ऐसे कच्चा खा रहे हैं। समझ रहे हो? या मान लो पनीर मटर वगैरह जो भी है। दोस्तों पनीर वनीर वहाँ पे कुछ नहीं था, तो मैं सब मजाक में बोलता हूँ, ठीक है? तो तुम सोचो कि पनीर वनीर चलता होगा। तो ये दोस्तों आग का ज्ञान नहीं था, तो यानी कि खाने में स्वाद नहीं आ रहा होगा। ठीक है, स्वाद नहीं, कच्चा। सोचो ऐसी कच्ची खा गए लौकी, लौकी नहीं, मतलब अब वहाँ पे लौकी थी कि नहीं, ये भी तो सवाल है। क्योंकि आप बात क्यों कर रहे हो, बहुत पुरानी, ये बहुत पुरानी बात है। ठीक है, तो मतलब ये समझ लो आग का ज्ञान नहीं तो कच्चा माल खाते थे। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर तो आग का जब ज्ञान हुआ होगा फिर तो एकदम बनाते होंगे। ठीक है, अपर पैलियोलिथिक एज में क्या होता है? अपर पैलियोलिथिक एज, अब आप कहोगे सर अपर पैलियोलिथिक एज कहाँ से आ गई? बेटा भूल गए, पैलियोलिथिक एज के 3 चरण हैं।
एक लोअर पैलियोलिथिक एज, एक मिडिल पैलियोलिथिक एज, एक अपर पैलियोलिथिक एज। अपर पैलियोलिथिक एज में हमें जो लास्ट वाली एज है अपर, ये चल पैलियोलिथिक रही है, तो अपर पैलियोलिथिक एज में मैंने क्या बताया दोस्तों, आप दोबारा से बात को मेरी याद रखिए। क्या बताया मैंने, पैलियोलिथिक एज को बेटा 3 भागों में बांटा है, एक तो लोअर, एक मिडिल और एक अपर। इस अपर में पता क्या हुआ, इस अपर में दोस्तों पेंटिंग हमने देखने को मिली, कलाकारी कर रहा है, बनवारी, अब देख मेरी कलाकारी। तो इन्हें जो है कुछ पेंटिंग के भी सबूत मिले, पेंटिंग टाइप की बनाने लगे ये, ठीक है, अच्छी बात है, मतलब पेंटिंग कलाकारी चल रही है, कलाकारी। मैन ड्यूरिंग दिस पीरियड यूजेज टूल ऑफ अनपॉलिश्ड अनड्रेस रफ स्टोन। इंसान ने जो है इस पीरियड के दौरान जो टूल बनाया, वो टूल देखो कैसे बनाया है, समझो बात को, टूल कैसे बना रहा है, अनपॉलिश्ड टूल है, टूल कैसे है, अनपॉलिश, टूलों पे कोई पॉलिश नहीं है, अनड्रेस है, समझ रहे। अब आप कहोगे सर अनड्रेस का मतलब कैसे होता है, देखो अनपॉलिश का मतलब उस पर कोई पॉलिश नहीं की गई, कलर कोडिंग वगैरह कुछ नहीं, मतलब चिकने वगैरह नहीं है, रफ हैं, खुरदुरे हैं टूल इस पीरियड के। और इस पीरियड के टूल हैं क्या, तो इस पीरियड के दोस्तों टूल जो हैं उनके नाम हैं हैंड एक्स, हाथों से एक्स, ठीक है, क्लीवर, चॉपर, ब्लेड, बरीन, स्क्रैपर। दीज आर द टूल्स एंड दीज आर अनपॉलिश्ड एंड रफ टूल्स। कोई अच्छी क्वालिटी थोड़ी ना होगी, अभी शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो टूल आप नाम याद कर लीजिए, हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर, ब्लेड, बरीन, स्क्रैपर। और दोस्तों बहुत ही हार्ड रॉक के बने हुए थे, एकदम मजबूत चट्टानों के बने हुए थे, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट का मतलब हार्ड रॉक। और चूंकि पैलियोलिथिक मैन ने हार्ड रॉक के औजार बनाना स्टार्ट कर दिया, क्वार्टजाइट टूल बनाना स्टार्ट कर दिया, तो इस प्रकार के इंसानों को, पैलियोलिथिक एज के जो इंसान थे उनको हमने क्या नाम दे दिया, क्वार्टजाइट मैन, मतलब हार्ड रॉक बनाने वाले आदमी। तो दोस्तों ये पैलियोलिथिक टूल है, आप देख लीजिए कितना हार्ड रॉक के बनाते थे, मतलब ऐसे मुंह पे मार देते होंगे जानवर के, ठीक है, उसका खोपड़ी खुल जाता होगा, ठीक है। तो हम पैलियोलिथिक एज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पैलियोलिथिक एज में जो है मैंने आपको क्या बताया, 3 दोस्तों एज थी, एक थी लोअर पैलियोलिथिक एज, एक मिडिल पैलियोलिथिक एज, एक लेट या अपर पैलियोलिथिक एज। तो सबसे पहले देखते हैं अर्ली या लोअर पैलियोलिथिक एज। अर्ली या लोअर पैलियोलिथिक एज की अगर हम बात करें तो इसमें दोस्तों हमें क्या मिलता है, हैंड एक्स, चॉपर, क्लीवर। देखो इतना ज़्यादा नौटंकी मत करना, सिंपल से तुम ऊपर वाले याद कर लो, हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर, ब्लेड, बरीन, स्क्रैपर, बस। तीनों एज में जो है ऐसे कभी नहीं पूछेगा, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि ऐसे पूछे कि मिडिल में क्या था, लोअर में क्या था, अपर में क्या था, ऐसे कभी नहीं पूछेगा। बस साइट याद रखना, लोकेशन याद कर रखना, वो इंपॉर्टेंट बातें हैं। फिलहाल बताना तो मेरा फर्ज है, बता दूंगा। तो लोअर या अर्ली पैलियोलिथिक एज में क्या हमें मिलता है, हैंड एक्स, चॉपर, क्लीवर। काम क्या करते थे, चॉपिंग करते थे। चॉपिंग का मतलब समझ गए होगा, डिगिंग करते थे, खुदाई करते थे, स्किनिंग करते थे, चमड़ी वमड़ी को उधेलना वगैरह। और ये टूल बहुत ही रफ थे, हैवी थे, काफ़ी भारी भरकम थे। मिडिल पैलियोलिथिक एज में क्या था, मिडिल पैलियोलिथिक में दोस्तों हमें टूल में पता क्या देखने को मिल रहा है, ये फ्लेक के बने होते थे। फ्लेक के टूल कैसे होते हैं, फ्लेक के टूल दोस्तों ऐसे होते हैं, फ्लेक के टूल देखिए दोस्तों, ये है फ्लेक टूल। इनके किनारे दोस्तों बहुत शार्प होते थे, ये दोस्तों फ्लेक टूल है। इनके किनारे ज़रा देखो, ऐसा नहीं लगता कि इनको कूट कूट के जो है इनके किनारे को बहुत पैना किया गया है, शार्प किया गया है, ताकि एक ही बार में कट जाए कोई चीज़। दोस्तों फ्लेक टूल हमें इसी समय देखने को मिलते हैं, ये दोस्तों फ्लेक टूल हैं, ठीक है। ये फ्लेक टूल है, इसमें देखिए इसकी नोक देखिए आप, कट जाए कई बार में। तो फ्लेक टूल कैसे होते हैं, फ्लेक टूल दोस्तों होते हैं शार्प, इनकी किनारे होते हैं, ठीक है, शार्प किनारे होते हैं, बहुत ही मतलब शार्प, एक ही बार में कट जाएगा कुछ भी। तो हमें मिडिल पैलियोलिथिक एज में देखने को मिला फ्लेक टूल, जैसे स्क्रैपर, बोरर, पॉइंट, ब्लेड,
लाइक टूल। ठीक है, तो इस प्रकार के हमें टूल देखने को मिले, स्क्रैपर, बोरर, पॉइंट, ब्लेड, इस प्रकार के टूल देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जब भी आप आगे बढ़ोगे उम्र के साथ तो टूल की साइज़ जो है वो छोटी होती चली जाएगी, याद रखिएगा, और टूल में रिफाइनमेंट हो जाएगा, टूल थोड़ा अच्छा हो जाएगा, उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। तो ये टूल कैसे हो गए, अब छोटे छोटे हो गए, थोड़े से छोटे हो गए पिछले वाली की तुलना में, कंपेरेटिवली बात कर रहा हूँ, और डिक्रीज हो गया इसमें साइज में थोड़ा सा। अब आ जाओ लेट या अपर पैलियोलिथिक एज में। इसमें दोस्तों टेक्नोलॉजी में इनोवेशन होता है, इसमें पैरेलल साइडेड ब्लेड देखने को मिलने लगे। कैसे? पैरेलल साइड ब्लेड। अब आप कहोगे सर पैरेलल साइड ब्लेड कैसे होते हैं? तो बेटा पैरेलल साइड ब्लेड ऐसे होते हैं कुछ, ये अपर पैलियोलिथिक की बात कर रहा हूँ, पैरेलल साइड ब्लेड। देखिए ये पैरेलल साइड ब्लेड है आपके सामने, ठीक है। मतलब दोनों तरफ इसमें जो साइडें हैं वो पैरेलल हैं, समानांतर हैं। ठीक है, तो पैरेलल साइड इनकी होती है, इसलिए इसको पैरेलल साइड ब्लेड कहते हैं। बरीन देखने को मिली, ठीक है, तो पैरेलल साइड ब्लेड और बरीन हमें देखने को मिलती हैं अपर पैलियोलिथिक एज में। देखो दोस्तों, आपका होमवर्क आज का ये है कि जितने भी टूल मैंने यहाँ पे नाम लिए, इनको आप एक बार गूगल पे जा करके सर्च करके इनकी फ़ोटो देख लें, ये आपका होमवर्क है। अब दोस्तों थोड़ी सी हम साइट की बात कर लेते हैं कि आखिर पैलियोलिथिक साइट हैं क्या क्या। दोस्तों साइट की अगर हम बात करें तो साइट इसकी देखिए क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं लोअर पैलियोलिथिक साइट हैं कि लोअर पैलियोलिथिक साइट आखिर क्या क्या है। तो जहाँ पे सर्किल होगा वो लोअर पैलियोलिथिक साइट होगी। तो सर्किल देखो बेटा कहाँ कहाँ पे है। सर्किल देखो दोस्तों एक ये है, ये पैसरा एक जगह है जो बिहार में पड़ती है, ठीक है। पैसरा जो है ये क्या बिहार में पड़ती है क्या? पैसरा, पैसरा पता कर लें, शायद बिहार में तो लग नहीं रही है पैसरा, ठीक है। तो पैसरा जगह की बात हो रही है, ये दोस्तों बिहार में पड़ती है, ठीक है, सही है, बॉस ऑलवेज राइट, ठीक है। तो मैं अभी जितनी साइट आपको बता रहा हूँ, लोकेशन बता रहा हूँ, इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना। ये लोअर पैलियोलिथिक एज की साइट है या लोकेशन है। तो पहली लोकेशन हमने बताई पैसरा बिहार, फिर दूसरी एक लोकेशन है जिसका नाम है बाघोर, ठीक है। ये बाघोर कहाँ पड़ेगा? ये दोस्तों जो बाघोर पड़ेगा ये पता कहाँ पड़ेगा? ये बाघोर जो पड़ेगा वो एमपी में पड़ेगा, मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा ये दोस्तों बाघोर है, घोर है, घोर GH है। एक दोस्तों बागोर है, वो राजस्थान में पड़ता है, BAGOR, वो राजस्थान में पड़ेगा। ये बागोर जो है MP में पड़ता है, ठीक है। तो ये एक, चलो यहाँ पे इसे काम करो। पहले हम लोअर पैलियोलिथिक साइट आपको बता देते हैं। सबसे पहले दोस्तों लोअर पैलियोलिथिक साइट है सोन और सोवन रिवर। सोन और सोवन रिवर अब ये कहाँ पड़ती हैं? तो सोन और सोवन रिवर जो है ये पाकिस्तान में है, सोन और सोवन रिवर। ये मैं लोअर पैलियोलिथिक की बात कर रहा हूँ साइट की। कश्मीर दोस्तों जो है ये लोअर पैलियोलिथिक साइट का केंद्र है, कश्मीर, ठीक है। ये कश्मीर जो है लोअर पैलियोलिथिक साइट मिली है यहाँ पे। थार डेजर्ट, थार डेजर्ट में दोस्तों एक जगह पड़ती है, उसका नाम है डिंडवाना, ठीक है। ये डिंडवाना, ये जगह जो है थार डेजर्ट में पड़ती है, ठीक है। तो डिंडवाना में आपको मिला है। उसके बाद हिरान वैली, हिरान वैली कहाँ मिलती है? तो हिरान वैली दोस्तों आपको मिलती है गुजरात में। तो गुजरात में दोस्तों आपको मिलेगी हिरान वैली, ठीक है। तो हिरान वैली में भी लोअर पैलियोलिथिक साइटें मिली हैं, तो हिरान वैली हो गई गुजरात में। फिर आपको मिलता है भीमबेटका MP, मध्य प्रदेश में चले जाओ, भीमबेटका, ये दोस्तों भीमबेटका बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब यहाँ पे आपको मस्ट जाना चाहिए। भीमबेटका बहुत बड़ी साइट है, भीमबेटका MP मध्य प्रदेश। फिर दोस्तों आपको देखने को मिलता है बेलन वैली। बेलन वैली दोस्तों कहाँ पड़ती है पता? मुन्ना भैया, फूलचंद त्रिपाठी, बड़ा बेवकूफ़ टाइप का नाम लगता है, ठीक है। तो बेलन वैली दोस्तों मिर्ज़ापुर UP में पड़ती है। अब मिर्ज़ापुर जो है UP में पड़ता है, ठीक है। आपको समझ आएगा होगा, बताने की जरूरत है ही नहीं,
ठीक है। तो मिर्ज़ापुर नाम तो सुने होगे, अखंडानंद त्रिपाठी, गुड्डू भैया, तुमसे आईएएस ना निकलेगा। अब आ जाओ मिडिल पैलियोलिथिक एज में। मिडिल पैलियोलिथिक एज में दोस्तों सोन रिवर फिर आ जाती है, जो यानी कि सोन रिवर लोअर में भी थी, सोन रिवर अब मिडिल में भी होगी। सीधी सी बात है, थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा। ऐसा थोड़ा ना होगा कि इंसान लोअर से फिर अपर मिडिल, मतलब उसको ये थोड़ा पता है कि हिस्ट्री लिखी जाएगी आगे चल के, तो जहाँ पे होगा वहीं पे रहेगा और क्या, ज़्यादा थोड़ा दूर भाग जाएगा, लगभग उसी के आस ही पास मिलेगा। तो लोअर में भी सोन रिवर थी पाकिस्तान वाली, मिडिल में भी है। अच्छा दोस्तों एक बात बताऊँ तो एक सोन हलवा भी होता है, सोन हलवा मुसलमानों को पता होगा, ठीक है। और नर्मदा और तुंगभद्रा जो नदियां हैं, नर्मदा और तुंगभद्रा रिवर वैली, तो नर्मदा और तुंगभद्रा जो रिवर वैली हैं इसमें देखते हैं मिलती हैं नर्मदा और तुंगभद्रा, ठीक है। तो नर्मदा और तुंगभद्रा रिवर वैली जहाँ पे हैं, तो नर्मदा कहाँ गई, तो नर्मदा और तुंगभद्रा जो रिवर वैली है ना, वहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है मिडिल पैलियोलिथिक साइट। नर्मदा जो है एमपी तरफ मिलेगी, नर्मदा और तुंगभद्रा। ठीक है, ये है, ये जो आप देख रहे हो ये यही है नर्मदा, ठीक है। ये जो गई है मतलब एमपी तरफ है कुल मिला के, और गुजरात यहाँ पे नीचे गिरती जाकर अरेबियन सी में, ठीक है। तो ये नर्मदा हो गई। तुंगभद्रा कहाँ पे है तुंगभद्रा देखो, लोअर में भी तो एमपी था ना, तो इसमें भी होगा, बस नदी है इसमें। तुंगभद्रा रिवर देख लो, तो तुंगभद्रा जो है वो ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की, ठीक है। कृष्णा रिवर है और इसकी ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये साइटें मिलती हैं। तो यहाँ पे एक नर्मदा और तुंगभद्रा जो इसकी वैली है, घाटी है, वहाँ पे हमें मिल रही है, समझ में आया। फिर दोस्तों एक पोतवार प्लेट्यू है। पोतवार प्लेट्यू कहाँ पड़ता है पोतवार प्लेट्यू दोस्तों पड़ता है इंडस और जो झेलम नदियाँ हैं, ये जो ऊपर इंडस जाती है और नीचे झेलम जाती है, इसके बीच में जो है ये पोतवार प्लेट्यू पड़ता है पाकिस्तान तरफ, ठीक है। तो इंडस और झेलम के बीच में जो ये प्लेट्यू पड़ रहा है, पोतवार प्लेट्यू, यहाँ पे भी मिडिल पैलियोलिथिक साइट देखने को मिलती है। फिर दोस्तों एक केव है जिसका नाम है संगाओ केव। संगाओ केव कहाँ पड़ती है, तो संगाओ केव दोस्तों जो है ये पेशावर पाकिस्तान में पड़ती है, संगाओ केव, वहाँ पे भी हमें साइट मिलती हैं संगाओ केव में, ठीक है। तो ये पाकिस्तान में मिलती है, संगाओ केव हो गई। उसके बाद दोस्तों जो है मैं आपको बताऊं, तो अब आ जाओ अपर पैलियोलिथिक एज में। अपर पैलियोलिथिक एज में दोस्तों जो है मैं आपको बताऊं, तो ये साइट हमें कहाँ मिलती हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, सेंट्रल एमपी, साउथर्न यूपी, छोटा नागपुर प्लेट्यू, इतनी साइट है हमारी अपर पैलियोलिथिक एज की। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, सेंट्रल एमपी, साउथर्न यूपी, छोटा नागपुर प्लेट्यू। बोन टूल हमें जो मिले हैं उनकी साइट हैं कुरनूल और मुच्छाताल चिंतागौमी स्वामी। तो कुरनूल जो है ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, कुरनूल आंध्र प्रदेश। ये अगर आप यहाँ पे साउथ में देखोगे, ठीक है, यहाँ तरफ जो है कुरनूल और मुच्छाताल गोवावी स्वामी जो है यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। दोनों जगह लोकेशन आंध्र प्रदेश पड़ती हैं, यहाँ पे लिखी नहीं है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, याद कर लो। कुरनूल और मुच्छाताल गावी कहाँ पड़ती हैं, आंध्र प्रदेश में। ये दो नाम याद कर लो, कुरनूल और दूसरा हो गया मुच्छाताल चिंतामणि गावी, ये जो है आंध्र प्रदेश में पड़ती है। जबकि पटने, ठीक है, ये जगह पटना नहीं है, पटने है, पटने पड़ती है, पटना बिहार में पड़ता है और पटने पड़ता है महाराष्ट्र में। वहाँ पे हमें क्या मिला है कि हमें ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग की अंडे देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ये पटने जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। और ये हंसगी है, ये तो कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। पटने आप देखिए, तो पटने महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ पे ऑस्ट्रिच इग के सील देखने, ये पटने है, ठीक है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ये पटना नहीं है, याद रखिएगा। फिर क्या है,
ये देखो यहाँ पे जो है गलत टाइपिंग कर दी है, पटना लिख दिया है, दरअसल ये पटने है, ठीक है, पता नहीं पटने है कि पटना है फिलहाल, ठीक है, याद रखिएगा महाराष्ट्र में है। तो ऑस्ट्रिच सील जो है हमें, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब हम जरा बात कर लेते हैं, मैप पे देख लेते हैं इन साइटों को, एक बार मैप पे देखिए, ठीक है। तो मैप पे जब आप देखोगे सबसे पहले लोअर पैलियोलिथिक एज को देखो, सबसे पहले लोअर पैलियोलिथिक की साइट जो है आप मैप पे देखिए। तो लोअर पैलियोलिथिक को हम कैसे देखेंगे, जहाँ पे सर्किल बना हो, तो सर्किल देखो कहाँ पे बना है, ये गुड़ियाम, गुड़ियाम कहाँ पड़ेगी, गुड़ियाम पड़ेगी केव, गुड़ियाम केव पड़ती है आंध्र प्रदेश में, तो पहली लोअर पैलियोलिथिक साइट हो गई गुड़ियाम केव। फिर आपका अत्तिराम पक्कम, अत्तिराम पक्कम ये आपका तमिलनाडु में। फिर उसके बाद जो है आपका हो गया हंस, नहीं ये हंसकी तो जो है कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। अभी ये पता नहीं लोअर में आएगा कि मिडिल में आएगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे जो है सर्किल जो है बना हुआ है ना, सर्किल ये बना हुआ है, जहाँ जहाँ सर्किल दिखे। ये है यदुरबड़ी, यदुरबड़ी, यदुरबड़ी एक जगह है, और यदुरबड़ी कहाँ पड़ती है, यदुरबड़ी कर्नाटक लग रही है यदुरबड़ी, ठीक है, तो कर्नाटक है यदुरबड़ी। उसके बाद सर्किल देखो और कहाँ बना हुआ है, एक ये सर्किल बना हुआ है, बोरी आपको पता ही कि महाराष्ट्र में है। चलो एक बार मैप पे जो है सारी जगहों को देख लेते हैं। ये रिवर कावेरी है, ठीक है, तमिलनाडु में रिवर कावेरी है, और ये जो है अत्तिराम पक्कम है तमिलनाडु में, ये है। अब हम लोअर मिडिल ऊपर नहीं देख रहे हैं, सिंपल सा लोकेशन पता कर लो कि कौन से स्टेट में पड़ती हैं, बस इतना ही पूछा जाता है। फिर रेन्यूनगुंटा, रेन्यूनगुंटा कहाँ पड़ेगा, तो रेन्यूनगुंटा आपका पड़ेगा शायद आंध्र प्रदेश में, रेन्यूनगुंटा, ठीक है। तो रेन्यूनगुंटा जो है ये आपका पड़ता है तिरुपति आंध्र प्रदेश में, रेन्यूनगुंटा। रेन्यूनगुंटा के बाद ऊपर है वेमुला, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा कि जितनी भी साइटें आप जब भी पढ़ें तो इनको रिवर पे बेस्ड पढ़ें, रिवर के साथ कनेक्ट करके पढ़ें, अदरवाइज आप गड़बड़ कर दोगे। तो वेमुला जो जगह है वो आप देखिएगा पेन्नूर रिवर के नीचे है वेमुला, गुड़ियाम, रेन्यूनगुंटा, ये तीनों लोकेशन आपके आंध्र प्रदेश में है। नंदीपल्ले, बेतमचेरला, वोड़िकलू, येरागोंडेपल्लेम, ये सब जो है आपका आंध्र प्रदेश तरफ पड़ता है, ठीक है। ये जितना भी आपको देख रहे हो, ठीक है। कृष्णा रिवर और रिवर पेन्नूरू के बीच में आपकी 3 साइटें मिल रही हैं, एक येरागोंडेपल्लेम, वेदिकलू, बेतमचेरला, ठीक है। ये तीनों लोकेशन आपकी रिवर कृष्णा और रिवर पेन्नूरू के बीच में है। रिवर पेन्नूरू के बीच नीचे क्या है, वेमुला और रेन्यूनगुंटा, ये भी आंध्र प्रदेश में है। अत्तिरामपक्कम आपका तमिलनाडु में है, हंसगी आपका कर्नाटक में है। ये नागार्जुनकोंडा है, नागार्जुनकोंडा आपका कहाँ मिलेगा, नागार्जुनकोंडा आपका मिलेगा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। फिर है ये कोवली अंगावाड़ी, कोवली अंगावाड़ी देखो कहाँ पड़ती है, कोवली अंगावाड़ी, कोवली आपकी कर्नाटक में पड़ती है, ठीक है। कोवली आपका कर्नाटक में, अंगावाड़ी भी जो है आपका कर्नाटक में ही जाएगा, अंगावाड़ी। आंगनवाड़ी आ गया, तो अंगावाड़ी जो है, आंगनवाड़ी कहाँ आ रहा है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अंगावाड़ी हालांकि कर्नाटक ही है। यदुरबड़ी कर्नाटक, बोरी जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है, इनाम गांव महाराष्ट्र में पड़ता है, नवासा महाराष्ट्र में पड़ता है, गंगापुर महाराष्ट्र पड़ता है, पटने महाराष्ट्र, बाड़ने पता नहीं, पता करो, नाम देखो क्या क्या है, बाड़ने, तो बढ़ने लोकेशन देख लो। बढ़ने दोस्तों जो है ये महाराष्ट्र में ही पड़ता है, बढ़ने, ठीक है। और दुर्कड़ी, दुर्कड़ी देखो कहाँ पे है, दुर्कड़ी। लोकेशन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है, याद रखिएगा, रिवर के साथ हमेशा लिंक करके पढ़िएगा। दुर्कड़ी, तो दुर्कड़ी जो है
महाराष्ट्र में ही होगी जहाँ तक दुर्गड़ी है, ठीक है। आदमगढ़, आदमगढ़ तो आपकी एमपी में आ जाएगी। महादेव पिपरिया, परपरा, देवकाचर, सामनापुरा, दुर्गड़ी आर्कियोलॉजी साइट। दोस्तों हम जो है जो बची खुची साइट हैं उनको एक बार कवर कर लेते हैं। पहले मैं बताया दुर्गड़ी। दुर्गड़ी दोस्तों जो है ये आपकी कहाँ पड़ती है, एमपी तरफ, ठीक है। बिसादी, बिसादी आपका कहाँ पड़ेगा, तो बिसादी दोस्तों आपका पड़ेगा गुजरात में। बिसादी गुजरात में, भीमबेटका आपका एमपी मध्य प्रदेश। सामनापुर कहाँ पड़ेगा, तो सामनापुर आपका पड़ेगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। आदमगढ़ आपका मध्य प्रदेश में पड़ेगा। देवा कचर, ठीक है, देवा कचर, देवा कचर रह गया, ठीक है। महादेव पिपरिया ये मध्य प्रदेश में पड़ेगा। देवा कचर भी आपका मध्य प्रदेश में ही पड़ेगा। परपरा, ठीक है, तो परपरा कहाँ पड़ेगा, तो परपरा आपका दोस्तों पड़ेगा ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। और उसके बाद ये बागोर, सिलावाल ये भी आपका एमपी तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी साइटें जो है आप एक बार खुद से भी वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। और ये याद रखिएगा रिवर पे एक बार देख लीजिएगा कौन कौन सी साइट रिवर पड़ती है, ठीक है। रिवर से अगर रिलेटेड हो, क्योंकि रिवर पे यूपीएससी अक्सर इंटरेस्टेड रहता है रिवर को लेकर के, ठीक है। उसके बाद ऊपर चले जाओ तो ऊपर जो है आपको लूनी, और लूनी एक रिवर है, ठीक है, जो कि विलुप्त हो जाती है। बूढ़ा पुष्कर, ठीक है, ये राजस्थान। डिडवाना राजस्थान। जयाल ये भी राजस्थान, ठीक है। तो ये सारी साइट जो है आपकी हो गई। ये दोस्तों यहाँ पे एक साइट है मिची मगरी। तो मिची मगरी देखो ये कहाँ पे आती है, मिची मगरी, हो सकता है यूपीएससी पूछ दे मिची मगरी, ठीक है। तो मिची मगरी जो है मिची मगरी स्टेट, ठीक है। तो मिची, अरे यार ये क्या आ गया, मिची मगरी इंडियन स्टेट साइट आर्कियोलॉजी। तो मिची मगरी जो है ये आपकी कहाँ पड़ेगी, दोस्तों जो मिची मगरी साइट है वो मेघालय में पड़ती है। मिची मगरी जो वेबसाइट साइट है ना ये मेघालय में पड़ती है। और ये सारी साइटें आपको बता दी हैं, ठीक है। एक बार जो है आप इनका स्टेट और रिवर के साथ पढ़ें, स्टेट को रिवर के साथ पढ़ें। ये जितनी भी साइटें हैं वो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैप पे ही हमेशा याद रखें। और इसमें ये मैटर नहीं करता है कि ये लोअर पैलियोलिथिक है, मिडिल की है कि अपर की है, मैटर उतना नहीं करता है जितना मैटर करता है कि साइट आखिर है कहाँ पर, किस स्टेट में है, ठीक है। अप्रॉक्स लोकेशन तो कम से कम मैप पे पढ़ते हो तो तुम्हें याद रहता है कि अप्रॉक्स कहाँ पे है। जैसे कभी यूपीएससी ऐसा नहीं पूछेगा कि तुमसे, जैसे बिसादी पूछा तुमसे महाराष्ट्र और गुजरात पूछ दे, नहीं महाराष्ट्र और जो है ऊपर राजस्थान पूछ दे या गुजरात पूछ दे, ऐसा नहीं पूछेगा। यूपीएससी हमेशा दूर कर देगा। जगह जैसे मान लो यहाँ बिसादी है तो बिसादी हमें पता है कि गुजरात में है, तो यूपीएससी ऑप्शन तुम्हें पता क्या देगा, गुजरात देगा तो दूसरा तुम्हें असम देगा, तो तुम सीधे से तुक्का लगा लोगे। इसीलिए मैप इंपॉर्टेंट होता है कि मैप से पढ़ोगे तो तुक्का तुम्हारा लग जाएगा, ठीक है। तो तुम अंदाज़ा लगा लोगे कि आखिर क्या हो रहा होगा, ठीक है। वैसे आप तुम तुक्का नहीं लगा पाओगे, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। तो ये आपका हो गया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो जो अर्ली पैलियोलिथिक एज था उसकी अगर बात की जाए तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा आइस एज ही रही है। अर्ली पैलियोलिथिक एज या लोअर पैलियोलिथिक एज की जो ईयर है वो 5 लाख BC से 50,000 BC तक रहा है, लोअर पैलियोलिथिक एज। मिडिल पैलियोलिथिक एज की अगर हम बात करें तो मिडिल पैलियोलिथिक एज जो है शुरू होती है 3,85,000 से 40,000 BC तक, ये है मिडिल पैलियोलिथिक एज। मिडिल पैलियोलिथिक एज का जो नाम है, मतलब एस्टैब्लिश जो किया था वो 1960 में मिडिल पैलियोलिथिक एज का HD संकालिया ने इसका नाम नवासा इंडस्ट्री रखा था। नवासा इंडस्ट्री क्यों रखा, क्योंकि नवासा में बहुत सारे टूल मिले हैं महाराष्ट्र में
ठीक है। तो इसीलिए मिडिल पैलियोलिथिक का नाम क्या रखा, नवासा इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे मिडिल पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड बहुत सारे टूल मिले हैं नवासा महाराष्ट्र में, इसलिए HD संकालिया ने इसका नाम ये रखा। तो मिडिल पैलियोलिथिक एज का टाइम फ्रेम आप देख लीजिए, ठीक है। और अल्टीमेटली जो अंत में खत्मा होगा वो होगा लेट या अपर पैलियोलिथिक एज में, जो कि सबसे मतलब यहाँ पे अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है ना, ये भी देखिए, एक बात देखिएगा, गर्मी बढ़ रही है। और यहाँ पे लेट या अपर पैलियोलिथिक एज में क्या आ जाएगा, होमोसेपियंस पहली बार देखने को मिलेगा यहाँ पे होमोसेपियंस। होमोसेपियंस की सबसे खास बात पता क्या है कि इनका कॉग्निटिव कैपेबिलिटी अच्छा होता है, ठीक है। और ये लास्ट फेस है आइस एज की, और इसके बाद क्लाइमेट जो है थोड़ा सा वार्म हो जाएगा और थोड़ा सा कम ह्यूमिड हो जाएगा, ठीक है। तो क्लाइमेट अब रहने लायक हो जाएगा। तो एक बात याद रखिएगा कि आइस एज में जो है यहाँ से आइस एज शुरू हुई थी, और फिर धीरे धीरे क्लाइमेट कैसा हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये बात याद रखिएगा। अब आ जाओ बेटा नीचे। ये तो मैंने अभी जो मैंने आपको बताया ये मैंने पूनम दहिया वाली बुक से पढ़ाया था, ठीक है, जो भी मैंने बताया था। अब इसको एक बार आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव्स देख लेते हैं, ठीक है। जो नितिन सिंघानिया की बुक है उसमें कुछ अगर नई बात मिल जाए तो उसको भी पढ़ा देते हैं, छूटना नहीं चाहिए कुछ भी, ठीक है। तो ये दोस्तों नितिन सिंघानिया की बुक है आर्ट एंड कल्चर, उसमें से आप देख लीजिए, ठीक है। तो उन्होंने वही बातें बताई हैं, ठीक है, लोअर पैलियोलिथिक एज की। और ये आपका होमवर्क है, आप स्वयं से कर सकते हो। बस इसमें जो नई बातें हैं वो आपको बता देते हैं। जैसे लोअर पैलियोलिथिक एज में जो नितिन सिंघानिया में लिखा हुआ है कि इन्होंने जो है टूल के प्रोडक्शन के लिए लाइमस्टोन का यूज़ किया था, ये बात इसमें नई लिखी हुई है नितिन सिंघानिया की बुक में, ठीक है। रॉक सीधी सी बात है, अगर केव में रहोगे तो ड्वेलिंग करोगे, ठीक है। तो ड्वेलिंग करके रहे थे, हंटर गैदरर थे, आइस एज थी, लोअर की बात कर रहे हैं, लोअर पैलियोलिथिक एज की, हैंड एक्स, क्लीवर, चापर, स्क्रैपर, तो ये तो बात उसमें भी लिखी हुई थी। साइट दोस्तों इन्होंने बताई है लोअर पैलियोलिथिक एज की, इसामपुर, अत्तिरामपक्कम, बेलन वैली, आदमगढ़ हिल कहाँ पड़ती है, MP में, ठीक है। बेलन वैली उत्तर प्रदेश, अत्तिरामपक्कम चेन्नई, इसामपुर हंसगी कर्नाटक में पड़ता है। एक्विलियन टूल दोस्तों लोअर पैलियोलिथिक एज में यूज हुए थे। एक्विलियन टूल का मतलब क्या होता है, एक्विलियन टूल की दोस्तों खास बात होती है कि ये सिमेट्रिकल होते हैं, बाईफेसियल होते हैं, यानी कि दो फेस होते हैं इसके, और ये हैंड एक्स और क्लीवर के तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो एक्विलियन टूल याद रखिएगा लोअर पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड है। एक्विलियन टूल सिमेट्रिकल होते हैं, एक्विलियन टूल आप देख लीजिए। तो एक्विलियन टूल का संबंध किस पीरियड से है आप बताइए, ये नई बात आपको पता चल रही नितिन सिंघानिया, इसीलिए कहा जाता है कि 50 बुक पढ़ने से ये तुम्हें, ठीक है। तो एक्विलियन टूल आपको समझ में आया, तो एक्विलियन टूल देख लो। एक्विलियन टूल, तो एक्विलियन टूल जो है आपके ऐसे होते हैं, बाईफेसियल होते हैं, ठीक है। ये एक्विलियन टूल है, ठीक है। ये अभी आपको मैंने दिखाया था, ये एक्विलियन टूल होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, बाईफेसियल होते हैं। बाईफेसियल मतलब दो फेस होते हैं इसके। फिर दोस्तों मिडिल पैलियोलिथिक एज में इसमें जो नई बातें लिखी हैं वही सिर्फ मैं आपको बताऊंगा। मिडिल पैलियोलिथिक की मैंने पहले बताई कि थोड़े कम्पैक्ट हो जाएंगे टूल, लाइट हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। इसको मिडिल पैलियोलिथिक एज को HD संकालिया ने नवासा इंडस्ट्री कहा है, ठीक है। और नवासा कहाँ पड़ता है, तो नवासा दोस्तों प्रवरा नदी पे पड़ता है, याद रखिएगा, प्रवरा रिवर पे नवासा पड़ता है, ठीक है। बाद में फिर गोदावरी वैली में पहुँच गया, नॉर्थन कर्नाटक में जो पड़ती है, ठीक है। तो मिडिल पैलियोलिथिक की दोस्तों खास बात यह है कि इसमें लीवलाइज टेक्निक का यूज़ किया गया था। दोस्तों जो मैंने फ्लैग टूल आपको दिखाए थे, फ्लैग टूल, उसी की एडवांस टेक्निक होती है लीवलाइज टेक्निक। तो लीवलाइज टेक्निक का यूज़ जो है वो मिडिल पैलियोलिथिक एज में किया जाता है, याद रखिएगा। लीवलाइज टेक्निक जो है वो मिडिल पैलियोलिथिक एज की विशेषता है, लीवलाइज, ठीक है। तो ये दोस्तों लीवलाइज टेक्निक के बनाए गए टूल हैं। ये फ्लैग टूल की जो मैंने आपको पिछला एक्विलियन टूल वगैरह जो बताए थे, फ्लैग टूल, उसकी जो है अपर स्टेज है लीवलाइज टेक्निक, ठीक है। तोड़ कर मतलब जो है इसको कोट करके जो है बनाया जाता है, ठीक है। लीवलाइज जो है ये पत्थर है, तो ये एडवांस मेथड है फ्लैग टूल बनाने की, लीवलाइज, ठीक है। तो मिडिल पैलियोलिथिक एज में साइड देख लीजिए, नवासा महाराष्ट्र, बेलन वैली मिर्ज़ापुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, नर्मदा वैली मध्य प्रदेश। नर्मदा वैली में दोस्तों हमें एक नर्मदा मैन भी देखने को मिला है, ठीक है। अर्ली ह्यूमन का ये बहुत एग्जाम्पल बढ़िया है, नर्मदा मैन इसको कहा जाता है, ठीक है। डिंडवाना राजस्थान, चिरकी नवासा ये दोस्तों महाराष्ट्र में पड़ता है, चिरकी नवासा, नवासियन इंडस्ट्री इसी से नाम रखा गया है। लूनी रिवर बेसिन राजस्थान, सोन रिवर ये मध्य प्रदेश UP, सोन रिवर,
तिरुनेलवेली बेसिन तमिलनाडु, और अत्तिरामपक्कम आपका चेन्नई। ठीक है, तो एक्विलियन टूल आपका लोअर पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड था, और मिडिल पैलियोलिथिक एज से क्या रिलेटेड था, लिवलाइज टेक्निक। अब हम आ चुके हैं अपर पैलियोलिथिक एज में। इसकी जो नई बातें हैं वही बताएंगे, बाकी तो आप पढ़ ही चुके हो वैसे भी। तो भीमबेटका एमपी, बेलन वैली उत्तर प्रदेश, मिर्ज़ापुर, आप देख रहे हो कुछ चीज़ें रिपीट हो रही। पटने महाराष्ट्र में, बाघोर एमपी में पड़ता है, बाघोर। ठीक है, कुरनूल केव आंध्र प्रदेश, महादेव हिल मध्य प्रदेश में, गोदावरी वैली साइट तेलंगाना आंध्र प्रदेश में, चित्रकूट रीजन मध्य प्रदेश यूपी, राजस्थान चित्रकूट दोस्तों वही भगवान श्री राम वाला, जहाँ पे शायद वाल्मीकि का कोई संबंध है, राजस्थान डिंडवाना राजस्थान, तिरुनेलवेली तमिलनाडु। तो दोस्तों आज हमने जो है पैलियोलिथिक एज ख़त्म कर ली है, और कल हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों लेक्चर अगर पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, आप लाइक करें और चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें। और आज हमारा पहला लेक्चर था। धन्यवाद।